Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को हमारे ईद स्पेशल शो का जहां हमने ईद पे लगने वाले दोनों फिल्म्स का रिव्यू किया, आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही लास्ट वीक के शो की फीडबैक। सबसे पहले लोगों ने कहा हम लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, उस दिन भी बहुत प्यारे लग रहे थे और हमारी सारी ईद लुक्स बहुत अच्छी क्या बात थी। है भाई, क्या बात है। उसके अलावा जो क्यू के प्राइजेस हैं लोग भी साथ अग्री क्या? करते हैं। क्यू सिनेमा के प्राइजेस हैं, अच्छा, लोग हाँ। साथ अग्री करते हैं कि बहुत अब्सर्ड है। लेकिन क्यों की देखा देखी, कहते हैं ना खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है। बाकी सिनेमाज जगह ये लोग इतनी अन्नी मचा रहे हैं, हम भी थोड़ा अन्नी मचाएं। कुछ यूनिवर्सिटी सिनेमाज ने भी अपनी कीमत थोड़ी बढ़ा ली है। मुझे समझ लगा उन्होंने खास पोस्ट बनाई कि हमारे ऑडियंस के लिए बड़ी खबर बड़ी खबर बड़ी खबर, और ना कीमतें लिखी हुई थी। तो मैं कहते हैं बढ़ा दी कीमतें, तो बड़ी खबर क्या है, तो बुरी खबर है। तो लोगों ने खुश क्यों होना आपकी कीमत बढ़ने पे? मुझे याद है यूनिवर्सल की ना 2000 की अमाउंट कभी नहीं थी, 1500 1400 1300 1600 थी, तो 2000 चली गई। और वहां पे दो नई स्क्रीन भी आई हैं, डायमंड। आई थिंक टाइटेनियम को उन्होंने डायमंड कर दिया है शायद, पता नहीं कहा तो उन्होंने एक, लेकिन नहीं भी ऐड किया। मूवीज कोई आ नहीं रही, सिनेमा कोई जा नहीं रहा, ये प्राइसेस बढ़ाई जा रहे हैं। हम लोग सिनेस्टार गए भी, हमने फिल्म देखी कुछ दिन पहले, IMAX में देखी, दे विल किल यू। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया IMAX का एक्सपीरियंस। यहाँ पे प्लग करना चाहूंगा बिकॉज मुझे लगा था कि IMAX ना ऑफिशियली IMAX नहीं है। जहां तक मुझे पता है, वो IMAX का था ना, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो भी, वो अब नहीं है। तो वो एक नॉर्मल स्क्रीन है, बट वो बहुत मजे की स्क्रीन थी, उसकी पिक्चर क्वालिटी भी डिसेंट थी, और सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और प्राइस की 1500 थी, तो मैंने उसको थम्स अप दिया। जब भी कभी जाना मैं खुद वहां पे जाना पसंद करूंगी। बिकॉज आई थॉट शायद स्क्रीन को अपडेट किया होगा, मजा नहीं आएगा, बट काफी क्रिस्प थी, मजा आया मुझे। और DHA सिनेमा तुम्हारा है ही ऑब्वियसली, 700 रुपए में। मोमिन हलाफ था उसके, मैंने तो फैसला कर लिया, मैं क्यू सिनेमा, सॉरी अब मैं क्यू सिनेमाज नहीं जाऊंगा, मैं इसको बाय बाय कर चुका हूं। अनलेस के कोई एक्सट्रीम केस है कि फिल्म का शो और है ही नहीं और हमें मैक्सिमम में देखनी है, तो फिर हम लोग जाएंगे। इस वीक भी 2 मूवीज आ रही हैं, ड्रामा आ रही है को पंजाबी, उसमें जिसमें ईशा भी है, तो मजा आएगा देखने का। उसके अलावा आग लगे बस्ती में लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय की। मोमिन आपके रिव्यू के साथ लोगों ने अग्री नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, रिव्यूज की जहां तक बात है, वो हर किसी की अपनी राय, अपना एक ओपिनियन होता है। ऑब्वियसली बात है, हर किसी की अपनी राय होती है। मैंने आपको अपनी राय शेयर की। अच्छा, मजे की बात है, मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने मेरी राय से अग्री किया, बल्कि अक्सर लोगों को फिल्म बिल्कुल जहर लगी। तो ना एक मिक्स फीडबैक फिल्म को लेके आ रहे हैं। मान मुझे तो हर किसी का अपना था, मुझे अच्छी लगी थी। खैर, एक मूवी जिसके बारे में सबने एग्री किया वो था बुल्ला। बुल्ला पे सबने नीचे कमेंट किया कि माना बिल्कुल ठीक करी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और मोमिन वो बाप और बेटा नहीं लग रहे थे। अच्छा, नहीं, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा। बुल्ला के रिव्यू के स्टार्ट में मैंने बात बोली थी कि भाई बुल्ला जो है वो उस फ्लेवर को लेके चली जो एक ओल्ड स्कूल लॉलीवुड फ्लेवर होता है कि भाई शान ने कितने बंदे मारते, जहां पे सिंगल स्क्रीन आपके मैसेज लॉजिक नहीं सीखते, वो बस इसको एंजॉय करते हैं। तो उसी चीज को आगे लेके गए हैं। तो मैंने बात स्टार्टिंग बोली, और मैं अभी भी आई विल स्टिक टू, जैसे सलमान खान की एक फिल्मों का एक फ्लेवर होता है, समझ लो कि भाई की फिल्म है, उस्ताद शान की फिल्म थी। भाई की फिल्म हम कहते हैं लॉजिकल सबसे बकवास फिल्म थी, तो ये तो फिर इस तरफ हाथ उसका कहते हैं मेरी फिल्म का फ्लेवर ही है, मैं कराची की चौल दिखाता हूँ, चौल ईमान कोहली दिखाता हूँ, तो हर किसी का फ्लेवर एक। बट आई स्टिक टू व्हाट आई सेड, और मेरा वो ओपिनियन है कि बुल्ला वाज एन एवरेज व्हाटएवर सी फिल्म, एंड आग लगे बस्ती में वाज एन एवरेज डिसेंट टाइप की टेलीफिल्म। कोई मजा आएगा बड़ी ईद पे जब मूवीज आएंगी। आग लगे बस्ती में 6 दे रहा हूं मैं, बुल्ला को 5 दे रहा हूं मैं। ओके, क्योंकि एटलीस्ट फिल्म तो थी ना ईमान, गाने शाने, बड़ी स्क्रीन एंजॉय किया मैंने। नो कमेंट्स। अब मुझे वो गाना बड़े मजे का लग रहा है, सारा वाला। बट अब सुन के पहले सुना होता तो इश्क ते लड़दा जावे ए मुरजा मुरजा कहंदा, मुरजा जट्टा न पावी पैर इश्क दे वेड़े। पहले सुना हुआ था तो आपको ज्यादा मजा आते देखने का। अब लेकिन मैं घर आके बाद में देख चुकी हूँ, गाना ही बाद में आया। वो गाना भी बड़ा आया दिल्ली गेट का। दिल्ली गेट रहेगी हमारी, सॉरी दिल्ली गेट, हमने बड़ी कोशिश की, बट आपके शो टाइम्स बहुत कम थे, बड़े बिखरे बिखरे थे, और हम शो टाइम से ना मिला सके। हालांकि आपके रात के लेट नाइट शोज थे जो मैं प्लान कर चुका था, बट वो खत्म हो गए बीच में, क्योंकि फिर वो लोगों ने टिकट्स वगैरह 1 बजे का शो था क्यों सिनेमाज में, पता है, वीकेंड पे। क्योंकि ये चीज होती है, हम लोग अभी दे विल किल यू भी देखने गए थे, तो उसमें भी था कि एटलीस्ट 4 लोग तो होने चाहिए। कितनी सैड बात है। IMAX अच्छा, दिल्ली गेट में गाना आया, वो मैंने एंजॉय किया, तो क्यों नी छेड़दा, देखा नहीं तूने वो जिसमें रैप था वो? हाँ, रैप भी था इसमें। पूरे खुन्नस में आया मैं, तेरे भाई लोग की सुपारी खाया मैं, तू क्यों नी छेड़दा।
मोमेंट को अब मोमेंट की एक्साइटमेंट देख के बता सकते हैं मोमेंट को किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। मोमेंट तो तू क्यों पेपी डांस नंबर था वो मैंने कोई पेपी डांस नंबर आ रहे जो आप एंजॉय करोगे। सीवी की वाला? हाँ। तेरे पीछे रह गए की कर देता सजना मैं। अच्छा वो गाना भी इन ऑल ऑनेस्टी बल्कि मेरे दोस्त शुएब सुल्तान मेरा आ चुका आपने गुज्जल जी ने डायरेक्ट किया है। हम लोग अक्सर ना तबसरे करते हैं तो उन्होंने भी ये बात मुझे बोली कि गाना जो है ना ये आप इसको सुने ना सिर्फ एज ऑडियो तो बहुत अच्छी सी ऑडियो जितने पंजाबी फिल्मों गाने होते हैं सारी ए दुनिया मेरे पीछे है चली चली। वो तो वीडियोस की काफी जरा क्वेश्चनेबल सी है बट गाना वही मजे का सुनने में। जब मूवी आएगी या कुछ होगा तब हम उस पर बात करेंगे। फीडबैक सारी होगी अब। आगे बढ़े। Yes. इसी नोट पे हमारे शो को आप सब्सक्राइब कर ले यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शो की शुरुआत करते हैं। अभी बड़ी देर बाद मेरा आईपैड निकला है इसका मतलब क्या है ज्यादा पॉइंट बहुत से पॉइंट्स हैं भाई बहुत सी खबरें हैं। कहीं ने कि रमजान में एक स्लो स्पेल आता होता है रमजान के बाद एकदम से पेस पकड़ी और मुद्दा बातों में बात आई। भाई सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं और ईमान वक्त आ चुका है अपनी बांसुरी निकाले। जी हाँ पे 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 पे। शुरुआत करते हैं बात करते हैं एक शादी के बारे में और भाई मैं हूं बहुत परेशान इस खबर को लेके नहीं खबर आप तक किस तरह लेकर आनी उस बात को लेकर काफी परेशान हूं मैं क्योंकि आप सब जानते हैं अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की थी दो अपकमिंग A+ लिस्टर शादियों के बारे में बहुत सा हंगामा बहुत सा ड्रामा बहुत सी बातें हुई। मैं लोगों को करके दिखाती क्या कुछ हूँ। तो उसके बाद ईमान और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह की खबरें हम किस तरह आगे लेकर चले। कुछ देर पहले हमने फैसला किया था जहां तक प्रेगनेंसी की खबरों की बात है बच्चों की हम उनको नहीं करेंगे जब तक वो सेलिब्रिटी खुद अनाउंस नहीं करते हैं। विद टाइम इवॉल्व करते हैं। हाँ, पहले हम you बताते learn. थे बट फिर मिसगाइडेंस वगैरह हुई हेल्थ से रिलेटेड नजर वाला एंगल भी होता है तो इसलिए हमने कहा कि नहीं करनी चाहिए जब हो जाए वो अनाउंस तभी अब करें। शादी वाली बात को लेकर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ब्लाइंड आइटम किया जाए नाम लिए जाए नाम ना लिए जाए। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं ये शादी जिसकी बात हम करें शादी हो चुकी है मतलब अच्छा दिल प्यार भेजिए। आई लव देम बोथ आई एम सो बहुत हैप्पी। बहुत मुबारकबाद सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू द कपल बिकॉज़ मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा था शादी हो चुकी है अभी उन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। Can't wait to see the pictures. अब ये भी एक सवाल है कि शादी अनाउंस वो लोग जल्द करेंगे लेट करेंगे। ये बात हमने अभी देखी पिछले कुछ महीनों में आप सबने सामने खुद देखी सबने कि शादियों को लेके बहुत से सेलिब्रिटी शादी अनाउंस करते हैं कुछ लेट करते हैं। जैसे लाइबा ने 2 साल बाद उसको अनाउंस किया Narrative होता है different कुछ लोग सबका। फौरन करते हैं कुछ लोग मतलब हर किसी की अपनी कुछ मर्जी लोग होती है। करते ही नहीं है भालू। अच्छा आमना लिहाज का मैंने भी इंटरव्यू देखा वो भी ना यासिन वहां पे साथ बैठे वो भी जरा मुस्कुरा रहे थे इस बात को लेके तुम्हारा नाम जोड़ दिया था किसी के साथ क्या हुआ कंट्रोवर्सी थी वो। तो हर सेलिब्रिटी की अपनी मर्जी होती है शादी किस तरह अनाउंस करे। अब इनका भी है कि ये लोग अनाउंस कैसे करते हैं तो मैं आपकी यहाँ पे राय जानना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में बताएं। आई वांट वो लंबे पैराग्राफ जो होते हैं इसमें लॉजिक होता है कि हम डिसाइड कर सकेंगे हमारा फिर हमेशा के लिए वो रूल एक बनना है तो इसमें प्रॉपर कुछ होना चाहिए। अच्छा और लास्ट से मैंने A+ लिस्टर जब बात की थी वो भी लोगों ने बड़ा अपसेट हुए थे। तो वो में जब अपनी लीज हाँ, सुनाता है ना। अच्छा मेरी नजर में जो ड्रामे करते हैं 8 बजे के स्लॉट पे वो A लिस्टर ही हैं। ये खैर बात आगे भी करेंगे अली अंसारी के पॉइंट में। तो ये जो 2 नाम है ये भी A लिस्टर हैं है ना ये भी 2 मजेदार नाम है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। या अच्छा मैं हिंट में से क्यों दे रहा हूँ पता नहीं हम बस इस पॉइंट को खत्म कर रहे हैं पर जो भी हैं दोनों बहुत प्यारे हैं दोनों बस आई एम हैप्पी। बहुत सी मुबारकबाद आप लोग बताएं इस खबर को आगे किस तरह लेके चलें और इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। लव यू गाइस। हाँ तो ये थी एक खुशी खबर। आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ जो खुशी की है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों की खुशी खबर नहीं है। बात मैं करूं अली जफर और मीर शफी केस के बारे में। जी हां अली जफर और मीर शफी केस का एक फैसला सामने आ चुका है। बड़ा लंबा ये केस चला 8 साल 2018 में इस केस की शुरुआत हुई थी। तो आपको छोटा सा मैं एक रीकैप भी दे दूं। मैंने बहुत ज्यादा इस पे बिकॉज़ विद टाइम ना ऑब्वियसली आप भी बातें ना भूल जाते हैं बिकॉज़ 8 साल एक केस चला। मैंने जरा जाके ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च की थोड़ा मैंने देखा और मैं अब चारों मोटा हम इस केस को रिकैप कर लें और उसके बाद हम फैसले की तरफ बढ़ें और किस तरह इस फैसले पे क्या रिएक्शन सामने उनकी बात भी करें। तो भाई 2018 में अप्रैल 19 को मीर शफी ने एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट के बाद मी टू मूवमेंट जो दुनिया भर में चल रही थी वो पाकिस्तान में एक उसका चैप्टर खुला जब मीशा ने अली जफर पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उन्हें एक ट्वीट किया जिसके बाद अली जफर ने इस ट्वीट के बारे में अपना एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं ट्वीट सारे पढ़ नहीं रहा हम यहाँ पे अटैच कर देंगे आप उनको पढ़ सकते हैं और बस एक मैं रिकैप दे रहा हूँ मैं। अली ने उसकी एक ट्वीट किया और कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद पूरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में एक डिवीजन भी आ गया अवाम में एक डिवीजन आ गया। लोग एक साइड को सपोर्ट कर रहे थे लोग एक साइड को सपोर्ट कर रहे थे और बहुत से अपने ओपिनियन सामने रखे।
उसी दौरान मीशा शफी का एक इंटरव्यू आया था इन स्टेप पे, जहां उन्होंने इन डिटेल बात की, इन एलिगेशंस के बारे में उन्होंने और रोशनी डाली। उन्होंने 2 वाक़यात पे मेंशन किए जहां तक हरासमेंट की बात की जाए। अच्छा, उसके बाद अली ज़फ़र ने एक केस किया 100 करोड़ का डिफेमेशन का मीशा के ऊपर और कहा कि भी आपने मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया, आपको मुझसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। वहाँ पे जो मीशा की टीम उन्होंने कहा भाई कि ये बिल्कुल हम इनको डिनाई करते सारी एलिगेशंस को, हमारी बात बिल्कुल सच्ची है, उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात मैं बताता चलो, जो मीशा का जो केस था जो पंजाब ऑमनिपर्सन में चल रहा था, क्योंकि हरासमेंट की बात थी ना कि वर्क प्लेस हरासमेंट हुई, वहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि मीशा वो होता है एम्प्लॉय का, कि वो टेक्निकली मीशा अली की एम्प्लॉय नहीं थी, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया, वो नहीं हो सका। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर भी इस एम्प्लॉय क्योंकि नहीं था, वहाँ पे केस ना हो सका। जहाँ पे एक सवाल ये भी उठाया गया कि भाई जो फ्रीलांसर्स हैं जो टेक्निकली वर्क स्पेस में इस तरह करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाद में मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कहा था कि हम रिवर्क किया जाएगा इस पूरी चीज को, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वो कहीं ना कहीं एक सवाल रह गया। उसके बाद मीशा ने फिर एक डिफेमेशन का केस किया अली के ऊपर और कहा कि आप मुझे डिफेम कर रहे हो, कि आप झूठ बोल रहे हो मेरे कि मैं झूठी हूं, मुझे कहा जा रहा है, और आपने कहा कि भी फेम के लिए कर रही है, इसको कैनेडियन इमिग्रेशन चाहिए। तो वहां पे अब 2 हो गए डिफेमेशन केस, एक अली का मीशा पे, एक मीशा का अली पे। और पिछले 8 साल में बहुत सी हेयरिंग्स हुई, बहुत सी बातें हुई, कभी कुछ सुनने में आ रहा है, कभी कुछ सुनने में आ रहा है कि मीशा कोर्ट नहीं आ सकी। हाँ, और बीच में कुछ जो मेजर बातें वो मैं आप तक मतलब शेयर करता हूँ। एक मुझे याद है ट्वीट्स वाली भी हुई थी, वही मैं बात करना था। ट्वीट्स वाली बात थी कि जहाँ पे FIA ने कहा था भाई मीशा शफी और 8 लोगों को गिल्टी कहा गया था कि आप लोग एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं अली के खिलाफ, जहाँ पे आप लोग नकली अकाउंट्स बने, सारा कुछ आप लोग करें। तो वहां पे उनके खिलाफ एक फैसला आया था और अब 2026 में सेशन कोर्ट ने कहा भाई अली ज़फ़र के फेवर में, उन्होंने कहा कि जो सारे डिफेमेशन का केस था, मीशा को 50 लाख देने पड़ेंगे अली को, और अली ये केस जीत चुके हैं। और ये भी हो गया साबित कि सारी जो एलिगेशन थी, जो इंटरव्यू में बातें की गई, जो बाकी बातें की गई, ट्वीट वगैरह किया गया, वो सारी बातें उनको साबित नहीं कर सके। मीशा शफी हरासा करने के हवाले से जो उनके इल्जाम थे, उन इल्जाम को साबित नहीं कर सकी। और उसके बाद अब मीशा को ये भी कहा गया कि आप इसके बाद कोई भी इस केस के मुतालिक मतलब यू कैन नॉट, पढ़ लेता हूँ, द डिफेंडेंट इज फर्दर परमानेंटली रिस्ट्रेन फ्रॉम रिपीटिंग, पब्लिशिंग और कॉजिंग टू बी पब्लिश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, की सारी जो एलिगेशन है आप इनको अब मीडिया वगैरह में बात भी नहीं कर सकती और केस यहाँ पे होता है खत्म। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं ना जब वीडियोस आ रही थी, सबा हमीद जा रही थी कोर्ट वगैरह, मुझे उनके लिए भी होता, मीशा खुद तो नहीं थी ना यहाँ पे, वो कनाडा में थी, कि वो जाती कहती थी मैं 8 साल से कर रही हूँ। आई थिंक पीछे हेयरिंग सारी शायद वही सुन रही होती थी। 8 साल हो गए हैं आपके सामने, हम भी नहीं पीछे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दुख था कि अगर वो फैमिली फ्रेंड्स थे, अली ज़फ़र और आयशा साइड से जा रहे थे, सबा हमीद वहाँ पे, मतलब कि कोई बड़ा होता, कोई इन्वॉल्व होता, क्योंकि ये लोग ना बहुत क्लोज थे। हाँ, उनकी बहुत पूरा मतलब कि बहुत देर तक इकट्ठे रहे हैं साथ, तो मुझे वो था कि कोई बड़ा इंसान बीच में जुड़ता, किस तरह भी करके कुछ सॉर्ट किया जाता। वहाँ मसला बात बन इतनी बड़ी गई ना, वहाँ पे रेपुटेशंस जो थी बहुत ज्यादा, वही ना, अगर पब्लिकली ना आई होती फिर शायद कोई सॉर्ट करा लेता। जब एक बंदे ने बोल दिया फिर दूसरे ने, फिर वो बस बढ़ती गई। अच्छा, अब जब से फैसला सामने, अच्छा दिस केस पता, जब से केस स्टार्ट हुआ इसने एक डिवीजन तो पैदा किया है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो अवाम में हो, मतलब जो भी इससे ओपिनियन रखता है, इट्स इधर आप टीम इधर हो कि टीम उधर हो, मतलब बहुत कोई ना बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है इस चीज को लेकर। दूसरी टीम के होते हैं, दूसरों को डंडा मारते हैं। अच्छा, मुझे एक बात जो पर्टिकुलरली बहुत मुझे ऑफ लगी अभी पूरे इस फैसले के आने के बाद, जो मैंने इफ़त उमर का मैंने पूरा लंबा से ट्वीट पढ़ा, आई थिंक जब एक फैसला सामने आ चुका है कि ये क्लियर कट कहा गया कि भाई आप साबित नहीं कर सके, जो एविडेंस आया उससे ये प्रोबेबल नहीं है, एलिगेशन मीशा शफी ने अली के अगेंस्ट लगाया है। बिकॉज़ बहुत सी हेयरिंग्स हुई, बहुत सी बातें, बहुत से विटनेसेस आए, बहुत कुछ हुआ, बिकॉज़ मैंने कुछ पढ़ी इसकी डॉक्यूमेंट्स वाला, तो बहुत डिटेल्ड चीजें हैं। Because it's like you're questioning the system. इवन जो मीशा के जो सारे जो है ना, जो उन्होंने हरासमेंट की बात की, वो भी इन डिटेल सब है कि 3 है मेजर वाकयात। अब मैं इन डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, बहुत कुछ है उसमें, बट ये सब कुछ साबित हो गया कि वो उसको प्रूव नहीं कर सके वो। तो उसके बाद इफ़त का लंबा सा ट्वीट आया जहां उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत दुखी हूं औरतों के लिए। आई फेल्ट लाइक वो बात को उन्होंने बहुत ज्यादा एक और रंग दे दिया। आपकी बातों का मैं डिसएग्री नहीं कर रहा कि औरतों की बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिस्टम को कभी-कभी क्वेश्चन करना पड़ता है, कुछ चीजें होती हैं जो सब हम लोग जानते हैं, बट अभी अगर 8 साल से हम लोग भी एक लीगल सिस्टम पे अगर यकीन रख रहे थे, तो अब अगर कुछ आया प्रूफ नहीं हो सका, तो अब ये नहीं कर सकते कि बस। इफ़त का थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, जो उनका लंबा सा ट्वीट आया, उन्होंने कहा भाई For me, Misha's issue ended the day every girl who supported her, including me, was dragged into criminal cases. I was told I could face 3 years in prison.
FIA ने आपके खिलाफ, समझ रहे हो कि तब आपका आप कुछ हो गया ना, कुछ आपने कमेंट्स वगैरह किए जो आप प्रूफ हो गया कि आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर यही फिर स्टेटमेंट तब आ point जाती the truth is every woman knows that at some point in her life she has been physically harassed, sometimes in a room full of people, someone touches you. बातें आपको मैं डिनाई नहीं कर रहा, इट्स जैसे अभी इस केस के बाद ये आने की आई डोंट नो, या फिर आप तभी कहते हैं कि हमें बस इस चीज पे भरोसा ही नहीं है, फिर वेट ना करते इतने साल, अगर वो चलती रही सारी प्रोसीडिंग्स, उसके बाद अब जाके जब रिजल्ट आ गया फिर तो आप अपना आप योर डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट मेरे नजर में, तो जब एक फैसला सामने आ चुका है फिर उसके बाद ना बहुत ज्यादा आप ट्विटर खोले, बहुत ज्यादा अमाउंट ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फिर से वो गन फेंका जा रहा है, हालांकि आया था इसके बाद बात पे ज्यादा नहीं होगी। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कुछ धमाका टाइप हुआ है। नहीं अच्छा पता नहीं, शायद मेरे साथ पार्टी में कुछ हो रहा है, हमारे घर के साथ कुछ हो रहा है, बड़े रंगीन मिजाज हमारे नेबर्स। खैर एनी धमाकों से मुझे वैसे एकदम शायद लगा, फायरवर्क्स होंगे। उसके बाद जैसे इकरार हसन ने भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अली जफर मीशा शफी की जानिब से जिनसी हरासी के इल्ज़ाम का केस जीत के, जिस पर अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख का जुर्माना आयद किया है, इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से अली जफर जिस कर्ब और जिन हालात से गुजरे उसके मुकाबले में ये जुर्माना और सज़ा नहायत मामूली है। ऐसे केस में ऐसी खवातीन को निशान इबरत बनाना चाहिए जिनकी वजह से जिनसी हरासी का असल में शिकार होने वाली खवातीन का मुकदमा भी कमज़ोर होता है। बहरहाल अली जफर को मुबारकबाद। आया ना, आवाज वहां नहीं आ रही, बट तुझे तो आया ना, तो एकदम आप बंदे को लगता है क्या हुआ है, बट एकदम ईमान क्या सीरियस मान चल रहा था, तो वो भी धमाके ही लग रहे थे मोमेंट मुझे, मैंने क्या कहा है, आई थिंक फायरवर्क्स है। बहरहाल अली जफर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा इस पे अभी इफ़त फिर वैसे ये बात है, अगर सोचा जाए अभी हमें नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग लीगली देख रहे थे कि जो भी चीज़ प्रूफ होगी हम उसके साथ जाएंगे, तो अगर इन केस उनके अब तो ड्रामे भी इस तरह के बन रहे होते हैं जिसमें कभी कभी लड़कियां भी झूठ बोल रही होती हैं, मीटू का भी फायदा उठाया जा रहा होता है, तो उस हिसाब से फिर ये ट्वीट वो जो उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है कि आप फिर बाकी लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि मीशा का जो पूरा जो केस है ना, एक बात जो अगेन ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो प्रॉपर केस में आई हैं, सारी जो प्रॉपर राइटिंग में बातें ये मैं खुद अपने पास से नहीं बता रहा मैं, उसमें जो यहाँ लिखा हुआ है कि एक इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, इंसिडेंट 3। मेरा बच्चों एक सवाल है जो मैंने अभी एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, नादिया खान के शो पे वो आई थी, अली की लॉयर, वो भी ये बात कही थी कि ईमान इंसिडेंट 1 हुआ, उसके बाद कहा गया कि मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है जो भी हुआ उसके इंसिडेंट 1 जो हुआ उस पे मीशा के हस्बैंड बड़े अपसेट हुए, बट मीशा ने कहा लेट्स नॉट क्रिएट अ सीन और हम लोग यहाँ से निकलना बेहतर है, बिकॉज़ वो एक है ना फैमिली इवेंट था और इनके आपस टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे आपस में, तो वहां से वो लोग निकल गए। उसके बाद जो दूसरा वाला एपिसोड है जहाँ पे एक फोटो है जिसको एक्ट ऑफ हैरेसमेंट कहा जा रहा है, अच्छा मेरे हस्बैंड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 3 वाला जो एपिसोड है, जो मेन बात काफी चली जैम सेशन के बारे में, जहां पर उन्होंने जैम किया, तो वहां पे बल्कि इन स्टेप के इंटरव्यू में बात मेंशन भी है कि वहां पे पूछा गया अगर आपको कोई मसला था, एक इंसान ने पहले कुछ हो चुका था, आप जैम क्यों किया, तो मीशा का पॉइंट था कि भाई मेरा ब्रेड एंड बटर है तो मुझे काम करना है, व्हिच आई थिंक इज अ फेयर पॉइंट, ठीक है अगर आपने काम करना है काम के अंदर तो करना पड़ेगा, बट द क्वेश्चन अराइजेस के जब उन्होंने वो जैम सेशन के बाद गई फिर उन्होंने मैसेज किया कि हैड अ ग्रेट टाइम, विदिन हाफ एन आवर वो मैसेज करती हैं आई हैड अ फन टाइम जैमिंग, दैट इज वेयर इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी लाइक ग्रे भी नहीं कहूंगा, ब्लैक व्हाइट कहूंगा मैं कि अगर एक एपिसोड 1 हुई है, एपिसोड 2 हुई है, एपिसोड 3 हुई है, फिर आप मतलब काम करना, ठीक है बहुत लोग को पसंद नहीं करते, रखना पड़ता आपको, वहां पे एक ना वो एक फिर ग्रे एरिया बन जाता है। उसके बाद ये सारी जो बातें सारी मैं जो बता रहा हूँ आपको, सारी बेसिकली जो जजमेंट आई है बहुत कुछ वहाँ पे इन डिटेल मेंशन है, सारा कुछ लिखा हुआ है, जो विटनेस सामने आए, बिकॉज़ वहाँ पे ना जो जैम सेशन में लोग मौजूद थे उनने भी आके फिर आगे आके वो पेश हुए एज विटनेस। आई विटनेसेस 9 थे जो 4-4 फीट के फासले पे खड़े हुए थे इन दोनों, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, हम लोग सब वहाँ पे मौजूद थे, और जब मीशा आई भी हैं अली को मिली हैं गले, जब वो गई अली को मिलके गई हैं, तो अगर कुछ इस तरह का होगा तो आप ऑब्वियसली एक बंदे को गले मिलके नहीं जाओगे, और बाद में देखने में पता चलता है कि समथिंग हैज हैपेंड। अच्छा इस पूरे केस के बाद जो एक बात जो मैं, अब तो ये बात साबित हो चुकी कि अली के आगे फैसला आ गया कि इतने साल एक इंसान की कहीं ना कहीं वो चले गए, चले गए दोनों के नवे कहूंगी, उनके भी दिमाग में जो भी सब चीज चल रही होंगी, बार बार कोर्ट हियरिंग सब कुछ करना, तो 8 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अब सोचो तो अली जफर का तीफा एंड ट्रबल के बाद कुछ भी उन्होंने मेजर किया ही नहीं है, उस वक्त कहीं चेंज्ड एज अ पर्सन एज वेल, लाइक क्योंकि उनसे तो इंटरेक्शन हुआ, वो उस वक्त ना कहीं ना कहीं अपने पीक पे थे, मतलब वो काम जो कर रहे थे, वो कैंपेन्स ये वो, और काफी कुछ उस पॉइंट पे था तीफ एंड डबल, और काफी कुछ उनसे, मतलब ये बात तो सब जानते हैं कि जो PSL ने काफी सालों तक उनसे कहा कि वो साथ काम नहीं करेंगे, और बहुत से ऑब्वियसली बात है जब आप पे इतना केस रहता है, बहुत से जो कंपनी होती है, हाँ हमेशा जब भी केस हुए हैं हमारे पे भी जब हुए हैं इतनी बड़ी अमाउंट्स होती हैं हम हंसते होते हैं, बेशक उस पर हमेशा होता है करोड़ों में खेलेंगे, अरबों में खेलेंगे, जो एक्चुअली इतना बड़ा लंबा केस चला
50 लाख में फारिग कर दिया। अच्छा, ये बात मैंने महसूस की कि इस केस में तो असल में क्योंकि इतने ज्यादा उनके हाथ से कैंपेन्स गए होंगे, बहुत डील्स एंडोर्समेंट गई होंगी, इसकी अमाउंट तो बहुत बड़ी बनती है। बट देन जो मैं नॉर्मली बनती भी बहुत बड़ी अमाउंट्स है, वरना हम ना कहते हैं, हमेशा कोर्ट वाले केसेस में बहुत लोग बड़े अमाउंट्स लिखते हैं। जितना ईमान मैं समझो ना इस चीज को कि बेसिकली जो मैंने लॉयर का भी देखा, एक इंटरव्यू आया, वो कहने कि फॉर अली इट वाज नेवर अबाउट द मनी। अली को मॉनेटरी कभी नहीं इशू था। वो कहता कि बट के सच और गलत वाली बात सामने आ जाए। अली को ज्यादा था कि उसकी जो इनोसेंस है ना वो साबित हो। टू सम इट ऑल, बस यही कहना चाहूंगा जो केस था, मोमेंट की जो समरी आती है ना बीच में, मैं बस टू सम इट ऑल अप ईमान ये बात ये रैप अप करना चाहता कि जो केस था अभी खत्म हो चुका है। आई थिंक अब इस केस को लेके जो एक पूरा एक पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है, कमेंट्स का, रायों का, और ये कहा जा रहा है भाई आप इस टीम में हैं, आप उस टीम में हैं, फैसला सामने आ चुका है। और वैसे पता है ये बात डे 1 से थी कि इस तरह के जो केस होते हैं यहाँ पे सबूत पेश करना, कि ये भी एक डिस्कशन चल रहा है कि भी एक औरत कैसे प्रूव करे इस चीज को। वो तो फ्लिप चल रहा है कि दोनों के लिए, कि मर्द कैसे प्रूव करे, नहीं हुआ औरत कैसे प्रूव करे। और दुनिया भरे बहुत से इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे जहां पे इस तरह की बातें हुई हैं, बहुत लंबे केस चले। इवन इन दिस मैटर बहुत लंबा एक केस चला है। डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस होता है, उसमें भी होता है कि अगर वो प्रूफ वगैरह दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ दोनों कोई भी क्रेजी हो सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अच्छा, लेकिन इफ़त ने भी अपने ट्वीट से मेंशन किया अभी हम लोग इस केस को आगे लेके जाएंगे और इसको फिर से अपील करेंगे इस केस के बारे में। इफ़त उमर कर रही है। इफ़त उमर मुझे लगा मैंने इफ़त उमर ने ट्वीट किया, ट्वीट इफ़त उमर ने की है। इफ़त उमर है इस केस की बन की है, क्योंकि मुझे मैंने but I also get where Iffat is coming from। ईमान वो सबा मेरी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वो सबा मेरी उनकी दोस्त की मतलब मिशा दोस्त की बेटी हैं, तो I understand where she's coming from also। obviously वो होता है, but I just want कि अभी जो केस है but अल-जफर के तो केसमेट में ये नहीं हुआ कि आप इस बारे में बात भी नहीं कर सकते, वो फिर कह रही है बात कैसे हो रही है। हाँ, I just want अभी इस केस ने बहुत कुछ ले लिया बहुत लोगों से। इस चीज को खत्म कर दिया जाए, जो लोग इन्वॉल्व है उनका जो टेंशन, स्ट्रेस, पैसा, इमोशनल लॉस, इतना कुछ हो चुका है समझ के खत्म अली के लिए भी, ये मीशा के लिए भी, दोनों के लिए इतने टाइम, इतने साल गुजरना उस सारी चीज से कि हेयरिंग नहीं होनी है, बस जिस तरह भी करके इस चीज को एंड कर। मीशा तो वैसे भी शी इज मूव टू कनाडा, तो आई फील है कि इंडस्ट्री में भी इस तरह से नहीं है, तो वो भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, अली को भी लाइफ में मूव ऑन करें। एंड अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं, हम भी अपने शो में मूव ऑन करें, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के बाद एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो वैसे है वो भी सीरियस, बट कंपेयर टू अली मीशा केस वो बहुत ही एक छोटे लेवल का एक मुद्दा है, और बहुत हाईलाइट करते हैं। फिर बात हम लोग कर रहे हैं एक इंटरव्यू की। जी हाँ, दीदार का आया एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू दीदार ने रेशम के दोस्तों को वार्न किया कि बच लो रेशम से। अभी भी जो उनके दोस्त है प्लीज बी अवेयर। अच्छा, मजाक के अलावा ये क्लिप जो है मुझे इतने लोगों ने डीएम किया इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोस्तों वगैरह ने कि भाई बच जाओ मोमेंट, संभल जाओ, वार्निंग मिल चुकी है। ऑब्वियसली सब जानते हैं हमारा बड़ा अच्छा बॉन्ड है रेशम के साथ। तो भाई ईमान अली मुंशी ने इंटरव्यू देखा है दीदार का, ईमान ने की हुई है पीएचडी, तो ईमान से जानते हैं ईमान ने क्या जाना। अच्छा, मुझे हमेशा इंटरव्यू में होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया कि किसी की बुराइयां करो तो आपका इंटरव्यू चलता है, तो मुझे मैं देखूं कि इंटरव्यू में सबकी बुराइयां की हैं कि लाइक सिर्फ यही कुछ था, तो मुझे तो बड़ा पॉजिटिव इंटरव्यू लगा। बाकी जो था, पहले उन्होंने कहा कि रीमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे रीमा बहुत पसंद थी, स्टिल है अभी तक फिल्म एक्ट्रेस के तौर पे। उन्होंने जिस तरह अपने आप को कैरी किया, किस तरह उन्होंने अपना इमेज चेंज किया, क्योंकि हर किसी ने गंदे गाने किए हैं टाइम पे, हमारी इंडस्ट्री इस तरह की चल रही थी। वही लोग हैं जिन्होंने फिल्मों के गाने किए हुए और बड़े बड़े अजीब गाने भी हैं उनमें, बट अब जिस तरह वो अपनी शादी वाली लाइफ सब कुछ गुजार रही है, मुझे बड़ी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। और आज वो अपना इमेज कैसे लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ी मेहनत है इसके पीछे। उसके अलावा उनका रैम्बो जो है मुझे छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ बैठाता था, मैं बेटा कहता हूँ, मैं कैसे इसके साथ काम करूँ। एक गाना था, उन्होंने कुछ रोमांस करना था आपस में, तो उन्होंने ग्लासेस पहन के किया। गाना है, उसने सनग्लासेस पहने में पूरे गाने में, मैंने नजरें नहीं मिलानी इससे, ताकि वो आंखों में ना देखें, तो सभी पॉजिटिव बातें करी थी। फिर एक क्वेश्चन आया बीच में कि इन 4 लोगों में से सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस कौन है? रेशम, मीरा, रीमा, नरगिस। इनका पॉजिटिव वे में नरगिस, बट नेगेटिव वे में रेशम सबसे टैलेंटेड है। नरगिस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट इन अ नेगेटिव वे रेशम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उन्होंने काफी लोगों की जिंदगियां खराब की हैं, काफी लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूं कि जो इतना मिस कोट वाली बात है, बिकॉज ये बात मैंने भी अभी कल प्रॉपर क्लिप देखा, मुझे भी बात यही दिमाग में याद थी कि घर तबाह किए हैं, होम रेकर टाइप उनको जो मिशी खान का भी जो वीडियो सामने आई थी, उन्होंने बड़े लोगों के घर जो है इस नेगेटिविटी में खराब किए हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है किसी को कहना कि भाई आप किसी किरदार पे उंगली उठा रहे हो, कि भाई आप घर तोड़ते हो, आप एक होम रेकर हो, बट वो वाली बात है ही नहीं। बट पता नहीं मिशी खान ने भी बोला घर तोड़ने वाला कह रहे अगर रेशम घर तोड़ती होती तो अभी तनहा थोड़ी होती, उस बंदे के साथ होती। तो अगर घर खराब किए होते तो वो खुद क्यों अभी तक तन्हा है? उन्होंने कहा था जिंदगियां बर्बाद सुनी की है। बात ना एक बन वो गई, फिर करते करते दिमाग में आगे हो जाती है। दीदार ने जो बोला, दीदार ने क्या बोला? दीदार साड़ना चाहती रेशम को।
क्योंकि बीच में 7 सिंगर बैठे हुए तो उन्होंने बोला कि वो तो खाने शाने बनाती हैं पॉजिटिव वे में ना थोड़ा सा, आजकल तो वो बड़े खाने बना रही होती हैं। तो उन्होंने कहा उस खाने में ना कहीं गिर जाए, बस उसी में गिर ना जाए किसी दिन, डर लगता है। लेकिन मैं पता है यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, कि हर कोई हर किसी के लिए सेम नहीं होता। जैसे कि हम लोग कुछ लोगों को बहुत पसंद होंगे, कुछ लोग हम लोग जहर लगते होंगे, हर किसी का इस तरह हर experience कोई हर किसी जिंदगी में कहीं हीरो होता है, कोई विलन होता है। उस तरह रेशम हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बिल्कुल फैमिली वाला बॉन्ड है, बट रेशम का बॉन्ड एक्सोजी के साथ क्या है हमें नहीं पता, और कोई उन्हें पसंद करता है नहीं करता, हर किसी में राय होती है। और वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कुछ लोग डिफरेंट तरीके से निकलते हैं बाहर, तो वो आप किसी पे जो मेन बात थी होम रेकर वाली, वो तो बात थी नहीं, वो गलत बात होती। बाकी उनकी ओपिनियन है, अपनी राय उन्होंने शेयर की। मेरी दोस्ती वो बहुत ही दोस्तों के खिलाफ थी करती, बहुत से लोग मेरे सांप निकल चुके हुए हैं, तो उनके अपने जरा दुख थे, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता अच्छा, रही थी। इसी दौरान हुआ कुछ यूं कि एक शादी हुई, इफ़त उमर की बेटी की शादी, और वहां पे भी दीदार ने आके डांस भी किया। अच्छा, यहाँ पे ना नॉर्मली मैं इस तरह की जो कड़ियाँ होती है ना, मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि शायद मे बी, बट यहाँ पे आई एम सॉरी, आई कुड टेल कि सिर्फ रेशम के ना कहीं की एक कि उस गुस्सा चढ़ाने के लिए की है, क्योंकि हमने दीदार को कभी भी नहीं देखा कि मतलब कि ना इन सर्कल्स में कि दोस्ती वगैरह होती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सबको सब कुछ सोशल मीडिया से पता होता है। इफ़त उमर की दोस्तियों का तो मुझे पक्का पता चलेगा, दीदार डज नॉट कम इन दैट लिस्ट, उसमें नहीं है। तो दीदार आई शादी पे, दीदार ने डांस किया, उन्होंने हिस्सा लिया शादी में, अब इफ़त ने पोस्ट भी की इंस्टाग्राम पे, The grace, posture, expressions, you're the best, my lovely Didar. When you perform, it's making you're watching poetry. You are my Saheli for life now. तो वी कुड टेल कि कहीं ना कहीं देखे ना, अगर एक बंदा एक बंदे को कह रहा है बहुत नेगेटिव है, मैं हाइपोथेटिकली कहता हूँ कि ये बंदा बहुत नेगेटिव है, बहुत गलत है, ईमान उस बंदे को मेरा बेस्ट ही है, अब से तो मेरा बेस्ट ही है। ईमान तो मुझे चाहे गुस्सा चाहिए ना इस बात पे, क्योंकि ये बात क्या, तो you're my Saheli for life now. पहले क्यों नहीं थी सहेली for life? अभी क्यों बननी है? तो कहते हैं दो दुश्मन भी आपस में फिर। लेकिन भाई इस सब में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो हुआ दीदार का। दीदार ने अगर डांस किया और दीदार का डांस ऐसा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, लोगों ने बड़ा डांस था मजे का। निकी जय हाँ करके। अच्छा, मुझे ये गाना आपसे बड़ा पसंद है, मैंने डांस को बड़ा एंजॉय किया। डांस थोड़ा ज्यादा ना वैसे वो था, दीदार स्टाइल था। हाँ, इफ़त ने जो कैप्शन देने की कोशिश की थी ना, ग्रेस पोस्चर, वो वाला डांस है, रीमा करती है इस तरह का, रेशम भी अदाओं वाला करती है। ये बड़ा एक परफॉर्मेंस थी, थिएटर में होती है इस तरह और की, वो उनके स्टेप्स ही वैसे जैसे शर्ट पर कैसे से करते हैं। बड़ा ड्रामेटिक था, हाँ, थिएटर कोडेड, हाँ थिएटर कोडेड था, तो मुझे नहीं समझ लगा कि वो उन्होंने, बट डांस पे हर जगह चर्चा हो रही है और दीदार हो रही है ना। खैर इस सब के बाद रेशम का भी जवाब आया। रेशम ने कहा भाई लोग करते हैं मेरे से हसद, बेसिकली ये हसद लोगों का मुझसे, ऐसे लोगों को मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहती, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। नाम ना ले, मेरे आपने भी नहीं लेना, आप वो नाम ले जिनके नाम है, जो इतने साल डांस कर करके सिर्फ अपनी बहन के नाम से मशहूर है, नच नच के मर जाए, उसकी क्या पहचान है, उसकी पहचान उसकी बहन है। रेशम वैसे तीर फेंका, हाँ ऐसे ओल्ड बॉलीवुड वाइब्स नहीं होती, ऐसे बड़े मतलब बात करनी उस तरह, लहजा आपका उर्दू का वही है। मैं उस तरह के लोगों को इतनी तवज्जो नहीं देना चाहूंगी, और बहुत सारी कह भी दी, तो उन्होंने बड़े सियासी अंदाज में कर दिया, पर होस्ट थी, उसने नाम ले दिया नरगिस दीदार। नरगिस दीदार का कोई नाम नहीं है। उनकी बातें करिए आप, तो इनका जिनका नाम कोई नहीं जानता, तो मैं उनका नाम लेके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहूंगी। मैं किसी का नाम लेके अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। तो रेशम को मुझे लगा थोड़ा सा रेशम चाहती तो ये चीज अवॉइड कर सकती थी, रेशम इसको सैसी क्वीन बनी वो। हाँ, रेशम सैसी क्वीन ना बनती तो वो चीज थोड़ा रेशम के फेवर में जाती, बट एक बार वहां से हुआ, एक बार यहाँ से हुआ, हाँ, तो दोनों ने बार कर लिया। वारों से रुकेगा नहीं, दीदार करेगी बात, क्योंकि अब जो इंटरव्यू की जिस तरह की लड़ी शुरू होती है, वो दोनों का नया धंधा शुरू होता है, फिर अब वहां से दीदार के आएंगे, फिर रेशम का आएगा, फिर इंटरव्यू की एक बैटल चलेगी, तो हम नेक्स्ट इंटरव्यूज का इनका इंतजार करेंगे। लेट्स सी कि इन दोस्तों की अब बातें भी निकलेंगी, अब अपनी दोस्तों की कहानी। क्या मतलब? पहले मुंह में जब इस तरह के भी होते हैं, फिर वो बताएंगे कि मुझे कौन सी बात से दीदार अभी एक इंटरव्यू में कहा कि आपका कोई वजूद नहीं है, कोई नाम नहीं है, फिर वो बताएंगे रेशम का वजूद क्या है, फिर रेशम कहेंगे उनका बड़ा वो बरीक, बहुत बड़ा वार, हाँ बड़ा बरीक वार था। तो मतलब कि एक दुख होता है, मतलब कि बात सच है वैसे कि नरगिस एक बहुत बड़ी स्टार रह चुकी हैं, दीदार मतलब उतनी फेमस उस तरह से नहीं है, दीदार का भी एक नाम है बट उस तरह से नाम नहीं है। तो उन्होंने वहीं पे पिंच किया जहां पे थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, वारों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। जी हाँ, यमुना जैदी पे हुआ एक वार, और वार क्या जवेरिया साउथ पे हुआ कुछ में। जवेरिया का ईद शो चल रहा था जहां पे एक गेम वो खेल रहे थे। अच्छा, गेस्ट में मौजूद थे, एक ड्रामा आ रहा है एक्सप्रेस पे, मिसिंग डार्लिंग ना, मिसिंग डार्लिंग, उसकी कास्ट मौजूद थी, यासिर हुसैन, नौशीन शाह। अच्छा, मैं सरप्राइज थी यासिर नौशीन टुगेदर आल्सो। क्या कॉन्टेक्स्ट था ईमान भूल गई,
यासिन नौशीन का क्या था? यासिन ने बहुत लोगों को वार किए हैं। नौशीन यासिन शादी में आई थी और यासिन का मैंने इनवाइट नहीं किया था आपको। अच्छा ओ याद नहीं? मुझे भूल गया तेरी मेमोरी। तो मैंने कहा यासिर नौशीन इकट्ठे एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे। अच्छा, तो पूरी कास्ट मौजूद थी यहाँ पे। यासिर थे, नौशीन थी, साथ किरण भी बैठी हुई थी, मरिया सफदर थी, उमर आलम थे, और वो जो उसमें आगे की बस्ती में भी थे, मुझे उनका नाम उस्मान नाम है उनका, वो भी थे, वजी भी थे, हाँ, और शहजादी भी थी। सब लोग हमने नाम ले लिए और उन्होंने बहुत ही बोगी बोगी गेम्स खेली। पुलिस गेम्स की तो क्या थी, पहले कब सबने इकट्ठे करने हैं, हम देख के क्या करें उस कप वाली गेम को। गेम नहीं, मैं पहले दुख मनाऊंगी, मैंने पूरा शो देखा है, पहले कप वाली गेम, फिर टंग ट्विस्टर, कीकर की लकड़ी पे कीकर की मकड़ी, सबने बोला है कि एक बंदे ने टंग ट्विस्टर, हमें क्या इसमें एक्साइटमेंट है। गेम आई कि आपने बच्चों मतलब बेबी पिक्चर्स आएंगी, आपने गेस करना है कौन सा तक आ रहा है। उसमें पिक्चर 1 2 3 4 पिक्चर्स आई और जवेरा वहां पे हिंट देती थी थोड़ा थोड़ा। एक्टर भी है, सिंगर भी है, जरा मस्ती कर रही थी, कहीं कहीं हिंट्स देर थी, कहीं कहीं नहीं देर थी, उनकी जो दिल कर रहा था। उसके बाद तस्वीर आई यमुना जैदी की, ठीक है, तो कोई कैसे ना कर पाए क्योंकि वो पिक्चर यमुना की थी नहीं। बाद में इंकशाफ हुआ वो पिक्चर आई यमुना की। अच्छा, मैं भी सोचू यमुना लग नहीं रही कहीं से, वरना आपको हल्का फुल्का पता चल जाता है। अच्छा, पहले से पहले इकरा की पिक्चर आई थी, इकरा नहीं लगता कोई लड़का पठान सा बैठा है। इकरा लगी मान, पता नहीं मुझे इकरा नहीं लगी, मुझे लगा कोई इमरान खान की पिक्चर, मुझे कोई लड़का लगा पठान सा। यासिर का हस्बैंड नहीं पहचान से का, यासिर तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। नहीं, सब लड़की वो नौशीन भी लगी रही थी। नो, दैट वाज अ गाय, आई कैन टेल दैट वाज अ गाय। मुझे भी लड़का लगा, तो मुझे लग रहा पिक्चर्स इनकी थोड़ी इकरा भी गलत थी शायद, इकरा की शायद गलत थी। यमुना की पिक्चर आई उनके बचपन की, तो जो सब लोग हक्का बक्का रहे सब गेस कर रहे थे। कोई कह रहा है आयजा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है आयजा, कुबरा खान, कोई गेस नहीं कर पा रहा। तो उमर ने भी पूछा कि आप इतना बता दे कि नहीं है पुरानी, कितना काम किया है, पुरानी है ये बता दे। तो फिर जो शुरू हुई पत्थर के जमाने से काम करें, हिट अभी हुए। मसला कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं पत्थर के जमाने से काम करें, हिट अभी हुए हैं। हंसते किसका बहुत शैतानी हंसी है जो की और ये पूरे शो में हंसती रहती हैं, बहुत हंसती है जवेरिया, कोई बात हो ना हो हर पॉइंट पे हंसती रहती हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। अच्छा, हम लोग इस बात को मजाक में करें, बट ईमान बात उनकी सीरियस थी। उमर ने पूछा भाई हिंट दे कि वो पुरानी मतलब काम कर रही है, नहीं काम कर रही, कब से काम कर रही है। तो उस पर जवेरिया ने बोला कि भाई कुछ लोग पत्थर के जमाने से काम करें, हिट अभी हुआ। ईमान हंस रही है क्यों? हंसी क्यों रहे थे, हम हंसते हो, इसलिए मैंने बाकी को थोड़ा सा पहले लेवरेज दिया कि अगर वो हंस भी रहे हैं ना तो जवेरिया की वजह से हंस रहे होंगे। सब लोगों ने सोचा कौन है ये जो पत्थर के ज़माने से काम कर रहे हैं, सब हुआ है। तो उसके बाद किसने गेस किया था ये? नौशीन ने गेस किया था। नौशीन वैसे ही अपने साइड पे बैठी हुई तुक्के मारी थी, तो मेरे नहीं ख्याल उन्होंने इस एग्जांपल उन्होंने कहा यमुना, फिर कहा हां यमुना जैदी, हां यमुना जैदी। उसके बाद सब थोड़े परेशान हो गए ये क्या हुआ। यासिर हंसते रहे। यासिर क्यों हंस रहे हो? अब मैं इसलिए यासिर को थोड़ा सा लेवरेज दूंगी, हो सकता है वो जवेरिया की हंसी पे हंस रहे थे और फिर यासिर ने एक बात की जिसमें मुझे लगा वो शायद सपोर्ट करना चाहते जवेरिया को, कि मेरी बहन भी जो है ना वो हमेशा मुझे कहती है कि हम उसी बात पे हंसती हैं जिस पे जवेरिया हंस रही होती हैं। मेरी बहन ने सुबह मुझे बताया जिन जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती हैं, मुंह पे कपड़ा रख। तो शायद यासिर भी उसी बात पे हंस रहे हैं जिस पे जवेरिया हंस रही है, तो शायद वो पत्थर वाले कमेंट पे हंस रहे हैं, आई डोंट नो। अब उसके बाद ये बात मतलब खत्म होगी वहां से। उसके बाद जब ये क्लिप कटा सोशल मीडिया, बहुत सी इस पे कमेंट्स हुए, बहुत सी बातें हुई, लोगों ने दुख का इजहार किया, कहा कि भाई आपने 2 बातें कर दी, एक आपने एज शेम भी कर दिया और एक वो उनके सक्सेस। हालांकि पता ऑनेस्टली मैं बात सोच रहा था यमुना जैदी के करियर के बारे में, उन्होंने काम स्टार्ट किया काफी सालों से, उससे तो हर अदाकारा ने काम कब स्टार्ट किया हुआ है, मतलब फिर तो सभी पत्थर के जमाने से। हां, क्योंकि सब पुराने जितने भी लोग को, बहुत कम लोग हैं जो आते ही छा जाते हैं। हर किसी की एक जर्नी होती है। इमरान अशरफ की लंबी जर्नी, सबकी जर्नी लंबी है, माया अली की जर्नी लंबी है, सबकी लंबी जर्नी है, आयजा, सज्जल, सारे, माहिरा खान, सब लोग की, मैं भी शयाद, सबा कमर, सब लोग, सबकी ऐसी जर्नी थी। बहुत कम लोग हैं। और पत्थर के जमाने की बात ना तब फिट बैठती कि अगर कोई होती इन 40s और काम कब से करी तो उसे मतलब कि कभी कुछ मिलता ना। यमुना का तो बहुत देर से एक हमने एचएम कर दिया, फिर हमने कहा हिट अब जाके हुई है, और हिट भी यमुना काफी सालों से हुई हुई है। मुझे याद है यमुना वाज क्रिमिनली अंडररेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट तब भी वो ये था कि वो फ्लॉप है या कुछ करती नहीं है, अवार्ड्स नहीं मिलते थे, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था, और हिट तो काफी सालों से हुआ है, काफी सालों से। खैर फिर यमुना ने इस पे एक स्टोरी लगाई थी, दिस इज नॉट माय चाइल्डहुड पिक्चर, इट्स एन आइडेंटिटी बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन, एनी डेटा और इंफॉर्मेशन शुड बी रेक्टिफाइड बिफोर एयरिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, थैंक्स। यमुना ने भी ना मुद्दा कुछ और था। हाँ, मुझे लगा यमुना बेचारी क्या कहती कि मेरी एज की बात है, बोली यमुना ने कहा मैं ये टैग कर सकती हूँ, पिक्चर मेरी नहीं है। यमुना का बड़ा डिग्निफाइड सा वो जवाब था, पर खैर यमुना को काफी लोगों ने सपोर्ट किया, नमीर ने सपोर्ट किया, माया ने बहुत लंबा स्टेटस लगाया कि ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है। मुझे तो लगता है माया ने किसी ने चीख के ना मैं गला सूख जाना है। क्यों?
पता नहीं, मुझे मैं इमेजिन तो माया ना ऐसे सोचती है क्यों कर रही है इस तरह। हाँ क्योंकि माया बहुत चीज बातें हैं चीजों बहुत के। हाँ फील करती हैं, जैसे वो रॉयल्टी से भी नहीं कौन से वो जो गर्मी धूप वाला, नहीं गर्मी धूप वाला था नहीं, वो तो मजाक करते हैं, बट माया ऑनेस्टली मैंने नोटिस किया पिछले कुछ महीनों में कि माया सबके लिए आवाज आती है कि ऐसा क्यों करें। माया जनरली शी फील्स ऑल ऑफ दिस एंड आई फील लाइक वो थक जाएंगी इस आवाज उठा के। उर्वा कहाँ गई? उर्वा भी वैसे अब आने लगी थी, उर्वा नहीं आई इस पे। हाँ उर्वा ने लास्ट में किया था। खैर बट बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, बट एक बंदा जिसने सपोर्ट नहीं किया वो थी सबा फैसल। यमुना के बारे में कहा गया पत्थरों के जमाने में, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जवेरिया ने यमुना के बारे में ये बात की। सबा फैसल अपनी मस्ती में आई, सबा फैसल अपने दुख रोए, जो सबा फैसल जी ने बहुत से इंटरव्यू में अजीब सी बातें की हैं। मैं खुद से तो कोई भी बात ना शुरू करती हूँ ना जवाब देती हूँ, मुझसे सवाल किया जाता है उसका मैं जवाब देती हूँ। उनका वो मुझे मौका मिल गया है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसे ट्रिम करके पेश कर दिया जाए अपनी मर्जी का जवाब निकाल के। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं थी, उन्होंने वो हिंट दिया था, यमुना की बारी दिया था, अब नहीं इसको कह सकते। सबा फैसल ने कहा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, चैनल्स बेहुदा सवाल पूछते हैं। ये हमारे चैनल की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मेजबान को बाउंड करें कि उन्हें क्या सवाल करना है। मेरे से भी पूछते हैं, और इन 2 मिनट की वीडियो में यमुना को छोड़ के जवेरिया को छोड़ के अपनी सारी बातें बीच में नहीं। मेरे बारे में इनको ना बुलाएं, इनकी जो गुफ्तगू है हमारी यंग जनरेशन है उनको ये गुमराह कर रहे हैं। एक उनकी बात सही थी, कभी कभी इस तरह के जो सवाल पूछते हैं किसने सर्जरी कराई, कौन नेचुरल लुक्स वाले, कि अजीब से सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसका फेस जो है वो सर्जरी के बगैर है या कौन बहुत ओरिजिनल है, ये आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट। बट ये वाला मुद्दा वो नहीं था, तो सबा फैसल जी ने अपना मुद्दा करके बचने की कोशिश की, बट और उनको हेट मिला और उन्होंने अपनी वैल्यू गिराई कि उनकी बातें इलॉजिकल होती हैं। बट खैर एक जवेरिया का भी रिस्पॉन्स आया है जो पता नहीं मुझे बाद में मैंने इंस्टा भी ढूंढने की कोशिश की करा, बट स्टोरी लगाया था उन्होंने, स्टोरी पे लगाया था, मुझे था कि प्रॉपर पोस्ट होना चाहिए, इतनी बड़ी मोहन बात बनी थी कि एक बड़ी चीज थी, एक वीडियो आनी चाहिए थी। उन्होंने अपने स्टाइल में कहा मान आप पढ़े, मैं इसका जवेरिया स्टाइल नहीं मैं आप जवेरिया स्टाइल में पढ़ो। जवेरिया इंग्लिश में तो नहीं बोलेंगी, उर्दू बोलेंगी, तो उर्दू में बोल दे तू। अरे भाई कुछ कंफ्यूजन हो गई, पिक्चर आ गई हमने लगा दी, बहन माफ करो हमें। नहीं सबने बोला होगा ना दिन में अपने। उन्होंने कहा कि बेसिकली टीम जो थी उन्होंने पिक्चर लगा दी, यमुना को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, it has unfortunately been misunderstood, I was referring to a different यमुना context। तो मेरी जान है। मैंने सुना मुझे गूगल में बेबी है। I was referring to a different context about a time period of work, not about anyone's age, जो कि बहुत ही मूंगा सा एक्सक्यूज था। It was a general remark and was never intended for anyone in particular। उस पॉइंट पे करना पता नहीं थोड़ा बिखरा था। खैर उन्होंने इस तरह करके अपनी माफी मांग ली और यमुना ने तो कभी गिला किया ही नहीं, तो यमुना गिला था मेरी पिक्चर खराब हुई उसकी, तो उसके माफी मांग ली, पिक्चर खराब वाली बात तो की, वो माफी हो गई। आगे बढ़े फिर यस फिर आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी माफियों की। हाँ लिंक कैसे बनाऊं मैं? क्या लिंक नहीं बन सकता, सॉरी। आगे बढ़ते भी बात करते हैं हमजा अली बासी के बारे में। जी हाँ, हमजा अली बासी ने लॉन्च कर दी एक रिश्ता ऐप। हमजा और नेमल ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी, अनाउंस की कि भाई वो चाहते हैं कि रिश्ता प्रोसेस बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है और उसमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो अब वो उस सारे प्रोसेस को बहुत ही सीमलेस कर रहे हैं। सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन प्लेस कॉल्ड मैरिज फॉर लाइफ। इट्स एन ऐप। उन्हें बताया कि उनके पास एक टीम होगी जहां पे उनके पास थेरेपिस्ट भी होंगे, प्री मैरिज कंसल्टेशन, पोस्ट मैरिज कंसल्टेशन, सो यू हैव रियल ऑन ग्राउंड पीपल। उनके पास कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए शादी से पहले, 4 साल से वो इस चीज पे काम कर रहे हैं। उनके पास टीमें भी हैं जो ऑन ग्राउंड जाके ऑन ग्राउंड ऑफिसेज हैं, ये मुझे चीज अच्छी लगी उनकी, ऑन ग्राउंड ऑफिसेज इन मल्टीपल कंट्रीज। ये ऐप भी साथ साथ वो भी हैं, तो कहते हैं इकट्ठे कुछ एक पॉजिटिव सा वेंचर करना चाह रहे थे, जो समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, समथिंग वी हैव वर्कड ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। तो बीच में उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, मुझे वो थोड़ी लगी। 17 साल का बच्चा था, उसके लिए रिश्ता उनका भी देखना शुरू करेंगे तो 5 साल बाद होगा। इनकी एक दोस्त है, उनके भाई को रिश्ता चाहिए था, वो 16-17 साल का था। उन्होंने कहा अभी तो 16-17 साल का। उन्होंने कहा जी अभी से ढूंढेंगे तो 5-6 साल में मिले। इतने बुरे हालात भी नहीं आए कि 17 साल से शुरू हो जाए, बट हाँ एक पॉइंट के बाद रिश्ते देखना पड़ता है। तो मैरिज फॉर लाइफ मोमेंट आपको भी करनी चाहिए डाउनलोड, मुझे भी करनी चाहिए डाउनलोड, और आप सबको भी करनी चाहिए डाउनलोड। पेड। हाँ, दिस इज जस्ट क्योंकि हम सबके साथ। मैं अभी देखूंगा जाके पहले ऐप को, उसके बाद मैंने डाउनलोड किया, फिर मैंने कभी मुझे थोड़ा आप इधर लाहौर ऑफिस से उनके नहीं ऑफिस आई थिंक बाद में जाने पहले गुलबर्ग में मैं देखा ऐप में डाउनलोड किया। ऐसे हमजा अली बासी आए, ऐसे मुंचे वाले फाउंडर हमजा अली बासी मुझे अपना मैसेज दे रहे थे, तो मुझे सबसे अच्छा लगा हमजा अली बासी रिश्ता कराएंगे। मजाक करी, बट अभी मैंने कहा इतनी नई ऐप है, अभी क्या ही अच्छे लोग आए होंगे अभी। नहीं, तो मैंने कहा अगर मैं आ रही हूँ तो शायद और लोग
मजाक करी, मैं अभी कोई नहीं आ रही है, अभी मैं उनको प्रमोट कर दूं कि मान से रिश्ता करना है, आ जाए इस ऐप पे। अच्छा मुस्की बहुत ऐड चल रही हैं, मुस्की बहुत ऐड चल रही होती है, मुझे मैंने डाउनलोड किया था। खैर आई थिंक इसी नोट हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ईमान और डिटेल्स शेयर करें अपनी निजी जिंदगी की। भाई आगे बढ़ते हैं, हमजा लिबासी को लेकर कौन खबर सामने आई है। नॉट हमजा लिबासी, उनकी बहन की बात करेंगे, लेकिन हमजा का नाम भी लिंक किया जा रहा है इस खबर में, और हमजा ने वाज़ेह तौर पर क्लैरिफाई किया भाई उनका कोई लिंक नहीं खबर के साथ। तो हुआ कुछ यूं भाई, हमजा लिबासी की जो बहन है डॉक्टर फजीला अब्बासी, हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। एक तो जो अमाउंट है ना, बहुत बड़ी अमाउंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 22 बैंक अकाउंट जो है वो 25 अरब रुपए के टर्नओवर का इसमें इंकशाफ हुआ है। 25 बिलियन, जो कितने बनते हैं मान? 25 अरब। जी हाँ, 25 अरब की। अरब मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। 1 अरब होता है 100 करोड़, 25 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है। सो बेसिकली कहा जा रहा है भाई मनी लॉन्ड्रिंग, और जो अमाउंट है 22 अकाउंट्स हैं उनके, हाँ। ये सारी बातें हैं जो ऑनलाइन आई हैं, जो हम केस में उनकी उसी बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पे हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हमें नहीं एग्जैक्टली पता क्या हुआ, कि मतलब हु इज राइट हु इज रॉन्ग। हम बस जो बातें सामने आई उन बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं भाई, कि सामने खबर ये आई कि 22 उनके बैंक अकाउंट्स है, और बहुत से पैसे ट्रांसफर किए बाहर भी, दुबई वगैरह में, जिनके उनके पास वो रिसीट्स है वो प्रूफ नहीं है कि और 25 बिलियन अमाउंट है, जो अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है। और पहले हमजा लिबासी को भी लिंक किया जा रहा, वालदा और अदाकार भाई भी मुबैना तौर पर मुलव्वस निकले, लेकिन जॉइंट अकाउंट था उनकी अम्मी का भी, हमजा का भी। फजीला अब्बासी ने वालदा और हमजा अब्बासी के जॉइंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो हैं वो किए, जिसमें हमजा ने एक ट्वीट किया, My sister is a highly accomplished professional with her own extremely successful career. She is my family and I stand by her with love and support during this time. I have full confidence in her integrity. और बाकी वो सब कुछ लीगली सब कुछ हो रहा है, लीगली जब आएगा, मेरा इसमें कोई लिंक नहीं, मेरा ना पिक्चर यूज करे ना मेरा नाम यूज करे, हमें तो नहीं आएगा ना केस। इन्होंने डेट लिख दी थी, इस डेट के बाद कोई मुझे लिंक करेगा, हम तो लिंक नहीं, हम तो बता रहे हैं, नहीं करे, हम बस बता रहे हैं, और हमने कह दिया आपका से कोई लिंक नहीं है। अभी हम शादी आपकी बात की हमने, और मैं जा रही हूँ शादी ऐप पे, तो पता नहीं मुझे भी, मैं देखूंगी अगर मुझे आप शेडी सही लगी, पता नहीं आप शेडी सी भी हो सकती है, नेवर नो, ट्राई करूंगी मैं। बहुत सी ऐप्स हैं यार, रिश्ता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, टाइम ऐसा आ गया है, खत्म होगी बात है, खत्म होगी बात, क्योंकि हमजा लिबासी की बहन का लिंक हमारे साथ एग्जैक्टली बनता, क्योंकि हमजा की बहन है तो हमने उस तरह से मेंशन कर दिया। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और केस के बारे में। जी हाँ, हमने बात की थी लास्ट वीक पाकिस्तान आइडल के बारे में, किस तरह वो शो रुक चुका है और उन पे केस हो रहे हैं। तो अब खबर सामने आई है भाई कि मोहम्मद एहसन कुरैशी हुआ फोटोग्राफर, उन्होंने एक केस किया कि भाई पैसे मेरे नहीं दिए गए, और बहुत से और लोगों ने भी उनके पैसे, केस बहुत चल रही है इनका, पब्लिकली आ गया, इन्होंने बहुत से और लोगों के पैसे भी नहीं दिए हुए, तो बहुत से मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान आइडल ने कहा आग लगी बस्ती में, पाकिस्तान आइडल अपनी मस्ती में, उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोस्ट की, एक अनाउंसमेंट की। ईमान मैं पढ़ना चाहूंगा कि आप पढ़ना चाहेंगे? एक तो स्लाइडर आया था ना, स्लाइडर यहाँ, अच्छा मैंने तो उनका कैप्शन कर लिया था, उनका स्लाइडर में तो बड़े ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने किया था। उन्होंने कहा है भाई रमजान आया था, हमने ब्रेक ली कि रमजान का महीना था, उसके बाद आई ईद, सब ईद पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आएंगे वापस, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालात बिखर से गए, और उसके बाद हमें अच्छा लग रहा आना, और पूरा पाकिस्तान अफसोस मना रहा है, मातम का माहौल चल रहा है, इस माहौल में हमने फाइनल एपिसोड कैसे लेके आए, और मैं हैरान हूँ कहाँ कुछ हुआ है, ईदें सबने मनाई है, सब कुछ चल रहा है, सब हंसी हैं ईदों पे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिल्में आ गई सनमों में, हाँ सब चल भी गई, बुल्ला आ गया, आगे बस्ती में आगे, पता नहीं कौन से दुख मनाए हैं। खैर अभी इन्होंने डेट अभी फिर अनाउंस की, इन्होंने कहा जब पाकिस्तान खुश होगा ना इन्होंने शहजाद रॉय के गाने से इंस्पिरेशन लेके ना लगा रहे तू लगा रहे ना कभी कंप्लीटली कैसे नहीं खुश है, और ना कभी आएगा इसका लास्ट एपिसोड। हालांकि मैं पढ़ा था इन्होंने 3 सीजन की डील थी इनके पास कि 3 सीजन आएंगे पाकिस्तान के, पहला भी खत्म ना हो सका, और फिर 10 साल का गैप आ जाएगा, मुझे लग रहा है। और बीच में देखो इंडस्ट्री होगा, और पता नहीं मोमेंट की लुक्स वगैरह कितना, पता नहीं कब जाके होगा, नहीं होगा, क्या होगा, बहुत सैड से, बेशक भी हम हंस के कर रहे हैं, बट एक बहुत ही अफसोस बात है इस बात में। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, काशिफ निसार और बी गुल का आया एक इंटरव्यू, जहां उन्होंने बहुत ही एक मजेदार सी स्टेटमेंट पास की। खबर ब्रेक की उन्होंने एंड पे, ये खबर ब्रेक की उन्होंने समथिंग हॉट के प्लेटफॉर्म पे आमना ईसानी इंटरव्यू कर रही थी, और खबर उन्होंने ये ब्रेक की भाई कि वो अब कोई भी कंटेंट सैटेलाइट यानी कि जियो, हम, एयरवाई, ग्रीन किसी के लिए नहीं करेंगे। एक और पाकीज़ा, दिस इज आवर लास्ट प्रोजेक्ट फॉर एनी सैटेलाइट।
वो अब अपना खुद ही कंटेंट बनाएंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। वी आर गोइंग फॉर अ डिजिटल चैनल जिसपे हम इसी पाए का ड्रामा दिखाएंगे, जहाँ पे सब लोग एज पार्टनर्स काम करेंगे, चाहे वो अदाकार हो, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, तब के गाना सिंगर, हर कोई, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर, ये सब पार्टनर्स हों। एज पार्टनर आएंगे और जो पैसे हम कमाएंगे वो पैसे में मतलब बटेंगे। उन्होंने बीच में बोला कि अगर वहाज को, बिलाल को मैं बता दूं, अगर मैं वहाज बिलाल को बता दूं कि YouTube पे कितने पैसे कमाए जा रहे हैं उनके एपिसोड से, ऐसे गिरबान पकड़ लेंगे कि तुम्हारे पहले एपिसोड का रेवेन्यू कितना, तो वो गिरबान पकड़ ले उनका जाके। हालांकि आई थॉट दैट वाज अ बिट ऑफ अ ड्रामेटिक स्टेटमेंट, उन्हें पता होगा। हाँ, हर किसी को पता होता है कितना क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपना कंटेंट लेकर आएंगे। मुझे बीगल की बात सही लगी थी कि जैसे राइटर्स को अब ऑब्वियसली टीवी पे आना होता है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये कहा जाए लिखो जो तुम लिखना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी है कि हम एक्सप्लॉइट भी नहीं करेंगे। तो वो अपना वो कंटेंट जो लेके आना चाहते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। बट उन्होंने कहा एक और पैकेज हमारा लास्ट था। अब अच्छा, मेरे बहुत से सवाल हैं इस चीज को लेके। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये प्लेटफॉर्म जो है, मुझे लग रहा है यूट्यूब होगा ये। हाँ, अभी आई थिंक अलग ऐप तो नहीं बन सकती, क्योंकि ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम है। और YouTube की अमाउंट देखिए, सारे लालचियों के आ रहे हैं। YouTube बहुत ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। मैं अगर ड्रामों का सोचूं तो एक एपिसोड का गिनने आओ, अब भी गिन के ऊपर नजर नहीं लगाएंगे। एक एपिसोड में बहुत पैसे कमा रहे हैं, जितना डॉक्टर फजीला अब्बासी ने किए। तो बहुत पैसे आ रहे हैं। अच्छा, मैं ना वैसे बीच में ना जब तेरे भी नहीं आया था, हाँ, वो मैंने कैलकुलेट किया होगा। देखा, मेरे तो हाथ ऐसे मेरा साथ ही दे रहे थे। हाँ, इतने पैसे, इतने पैसे। और जो एक्टर को पैसे दिए जाते हैं, मतलब वो बहुत पीनट्स के हिसाब से, मतलब ऑनेस्टली एक एपिसोड से जितने पैसे उन्होंने कमाए होंगे, वो पूरी कास्ट के पैसे निकाल दो ना, पूरे कास्ट के भी निकाल दो, क्रू के भी निकाल दो, सबको निकाल दो, फिर भी पैसे बचते हैं। एक एपिसोड की बात कर रहा हूं मैं। एपिसोड की बात बहुत माशाल्लाह। मैन वो शो था, बहुत बड़ा हिट था ना। हर शो इतने व्यूज कमाता है। और ये भी है ना, हर चैनल कितनी मेहनत की, जब स्टार्ट उन्होंने किया होगा, कितने पैसे लगेंगे, अब उस सारी चीज को भी नहीं ना कर सकते। कितने ड्रामे वो बनाते हैं, हर दिन आप कितना कंटेंट दे रहे हैं पूरे वीक में हर चीज का, तो उससे भी अब नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छा ये पता है, बात अक्सर आती है ना कि वो चैनल पैसे कमाते हैं, बट ईमान यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे एक तेरे में हिट जाता है, वहां बहुत से नहीं चलते। जैसे अब जो एग्जांपल दी, अच्छा मैं एग्जांपल देने के क्या नहीं हिट गया। हम टीवी के अक्सर ड्रामे चीजें भी चल रहे हैं कि कुछ पे व्यूज नहीं आते। अब सिर्फ शबाना लॉन्च हुआ है, वो मिलियन से तो नहीं कमा रहा ना, या तो इतना डील होना। फिर ज्यादा फिर दुख जब नाम ले रहे हैं तो फिर सुन मेरा दिल, इतनी बड़ी कास्ट जब कुछ उस तरह से डिडंट डू वेल, तो वो ज्यादा। एक्सप्रेस के ड्रामे जो आते हैं, हाँ, एक्सप्रेस वाले बहुत कम व्यूज आते हैं उनके ऊपर। अब वही देखेंगे भाई, ये लोग अपना चैनल शुरू करने की कोशिश करें, एक्सप्रेस वाले अपना टीवी चैनल होते भी उनके व्यूज उस तरह से यूट्यूब पे नहीं आ रहे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट कि आप वो नाम बना सको। तो अब ये लोग बड़े खुश होकर रंगीन समझ के जा रहे हैं। वन थिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट वाज कि ईमान, आप मुझसे एग्री करेंगी मुझे इस बात पे कि जो काशिफ साहब का टाइप कंटेंट है, जिस तरह का वो कंटेंट उस तरह का नहीं है कि व्यूज वाला कंटेंट नहीं होता। वो मतलब आप अच्छा काम लेकर आते हैं, मयारी काम लेकर आते हैं, जहाँ पे क्वालिटी होती है, वो एक नीश ऑडियंस कंटेंट होता है। नेटफ्लिक्स टाइप वाला कंटेंट है, बट नॉट जो यूट्यूब की मैसेज, क्योंकि आपका मेन आई थिंक जो मोनेटाइजेशन वाला सारा जो आपका प्रोसेस है फाइनेंशियली, वो सारा आप यूट्यूब या जिस भी ऐप है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो उतने व्यूज ले सकेगा क्योंकि आपका कंटेंट थोड़ा डिफरेंट सा होगा, जो आम आवाम फैमिली वाली प्रॉब्लम बैठ के नहीं देखेंगे। आप लोग स्क्रिप्ट में भी उस तरह का चाह रहे हो कि वो हो डाइवर्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो आई डोंट थिंक उस तरह से इट्स फीजिबल। इसकी वजह से एक एग्जांपल इंडिया में अभी आई थी कुछ देर पहले, वो जो रवि और सरगुन ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनका सीन था, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी लो थी, एक्टर्स थोड़े नए थे, नहीं एक्टर्स वो अच्छे ले थे, स्टार बट वो जो सोशली चल रहे थे उनका फायदा था। इनकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहा कि बहुत लोग ऑन बोर्ड हैं, कि लगता है कि बहुत माया तो पक्का होंगी। क्यों? क्योंकि रॉयल्टीज वगैरह वाली जंग भी इन्होंने कहा है हम लड़ेंगे, कि हम लोग हमेशा जितनी भी दफा पैसे आएंगे वो जाते रहेंगे। जो रॉयल्टीज हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, उनसे कुछ शेयर ही नहीं करते। माया कुछ लोग मुझे लग रहा है जो इसमें होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये फायदा किया है कि उन्होंने एक्टर्स वगैरह सबको पार्टनर बना देना ताकि प्रमोट करते रहेंगे कि हमें भी इसका एक शेयर मिलेगा। जैसे कुछ एप्स भी इस तरह करती होती हैं कि आप हमारे साथ उस तरह से आ जाए बार्टर डील में, तो अब एक्टर्स वगैरह एक प्रॉपर, बट एक्टर्स फिर सैड भी होंगे, एक प्रॉपर पे नहीं है, पैसे कम भी आ सकते हैं, तो बट हियर्स होपिंग कि इंशाल्लाह अगर ये, पर मुझे आइडिया अच्छा लगा है कि एक मोनोपोली भी टूटेगी। एक बात जो बहुत अनफेयर है कि टीवी वालों को भी पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, एक बात जो अनफेयर है कि अगर इतने पैसे कमाए जा रहे हैं उसमें कुछ तो जरा आगे जाए ना। हमें एग्जैक्टली उसको ब्रेक डाउन किस तरह करना है, वो एक बैठ के सब लोग एक कलेक्टिव सबकी होगी, है ना। बट मैं एक साइड इस चीज के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मजे के होंगे दोनों। अच्छा, एयरवा वाले भी अपना बना रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म ना। अच्छा, YouTube पे करें, वो भी कुछ कर रहे हैं, और भी कुछ लोग बना रहे हैं, पता प्लेटफॉर्म्स अपने। चलो मजा आएगा देखने एक वेव आ रही पाकिस्तान में, जितना कंटेंट ज्यादा होगा उतना मजा आएगा। क्या बात है। आगे भी बात करते हैं एक और इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, अली अंसारी का आया इंटरव्यू,
मुझे कुछ इसके क्लिप्स देखे, मैंने बड़ा एंजॉय किए। मैंने ईमान का, आप करें PhD, ईमान क्या जाना आपने? सबसे पहले मुझे अली अंसारी बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत स्मार्ट इंसान लगे। मैं ये बात अक्सर बोलते हैं हम लोग कि एक्टर्स अक्सर बहुत डिलूजनल होते हैं, बहुत अपने दुनिया में होते हैं। अली बहुत ही सेन, बहुत ही हम्बल भी, लॉजिकल बातें कर रहे थे, उन्हें पता था वो एग्जैक्टली बात क्या करें, तो मुझे बड़े बहुत सॉर्टेड इंसान लगे, मुझे अच्छे लगे वो। और सारी बातें इस टाइप उतारते कि मैं उस तरह के शोज करना चाहता हूँ जिसमें सब्सटेंस हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, कुछ करने को हो। मुझे कभी पहले उन्होंने अपनी जो पूरी वो लीड वाली स्टोरी बताई ना कि मुझे पहले लीड मिला, मुझे जो है ना बहुत सारे 8 PM में सेकंड लीड्स मिलना शुरू हुए। उसके बाद मुझे था मुझे प्राइम टाइम की तरफ आना है। मेरा गोल क्या है कि जी मुझे प्राइम टाइम की तरफ आना है, बट पहले मुझे प्राइम टाइम पे आने के लिए मैंने 9 PM वाला स्लॉट लिया कि मैं उसके हीरो आऊंगा। लीड ऑफर्स मिले फॉर लॉन्ग सीरीज 9 PM। मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। फिर मुझे वहां पे अपने आप को मनवा लूंगा, फिर मुझे 8 PM वाला देंगे, फिर वो कहते गंदी सी मोनोपोली चल रही है कि जी आपने एक मोनोपोली बनाई हुई है और भाई यही है और बाकी कुछ नहीं। 9 PM वाला करके जब 8 के लिए मांगा तो उन्होंने कहा 8 पे फिर से आप पैरेलल लीड आए। जब 8 PM की बात आई मुझे दोबारा कहा गया कि आप सेकंड लीड या पैरेलल करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं फिर वो पूरी कहानी फिर से करूंगी। ये क्या बात हुई? बहुत सैड लगा मुझे, सैड लगा मुझे बुरी बात कि इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, व्यूज भी लेके आ रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे थे कि उनके प्रोजेक्ट्स हैव डन सो वेल। 1 बिलियन वाले क्लब में भी हैं। भी रिसेंटली पता चला है कि वी जस्ट एंटर्ड द बिलियन क्लब। हाँ वो भी है, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि यही जो मोनोपोली चल रही होती है वो सेम किसी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें अगर आप बदल के कोई नया चेहरा लेके कुछ करें, एक दफा ट्राई तो करें, तो मे बी पीपल विल लाइक इट मोर। फिर एक सवाल आया बीच में जो बहुत चर्चा हो रही है इसके बारे में, सवाल आया दिल वाली गली में के साथ मुकाबले के बारे में। हाँ कि आप लोग सिस्टर इन लॉ बनती है तो क्या आप लोगों का मुकाबला चल रहा था? दिलवाली गली में और आसपास साथ साथ फैमिली राइवलरी आ जाती है। उन्होंने बड़े सटल तरीके से बोला कि लाइक माय प्रोजेक्ट डिड बेटर देन दैट प्रोजेक्ट। सटल नहीं था वो, उन्होंने कहा कि उनके थोड़े उनके दिल मुझे बड़े मजे का लगा। हाँ। तो पूछा ना मलिया ने कि क्या मुकाबला, उन्होंने कहा छोड़े इस बात को। छोड़े मलिया ने कहा नहीं हेल्दी था, कहता छोड़े इस बात को, नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। छोड़े ना, वो नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या भी माय गॉड। तो उन्होंने कहने की कहा कि उनकी जरूर प्रोडक्शन वाइज हमारा शो शायद उस तरह से कम था। अली का मेन ऑनेस्टली पूरी बात बताने का था, किसी को पुट डाउन करना था, अपने आप को एलिवेट करना था कि भी मेरे साथ बुरा हुआ है। तो उन्होंने इस पूरी कहानी में उन्होंने पूरी कहानी आगे शेयर की। उन्होंने कहा कि भाई वहां पे टीम अच्छी थी। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू दिलवाली गली में वाज वेरी नाइस एज कंपेयर्ड टू आसपास। और बड़ा मुझे ऑनेस्ट और रियल लगे। मैंने बहुत कम अदाकार इतने रियल होते देखे हैं। अदाकार जो होते हैं ना इतने वो डिलूजनल होते हैं, खुद उनका ड्रामा बिल्कुल फ्लॉप होगा ना उनके ड्रामा को हिट होगा। तो अली डिस्पाइट बीइंग अली जो इतने हिट ड्रामे दे सके, उन्होंने खुद इस बात को बोला कि हाँ कि वहां पे बड़े टीम थी, वहां पे ए लिस्टर था, सब कुछ था। बहुत पैसे लगाए हैं आपने, ए लिस्ट कास्ट भी ले ली, वो डायरेक्टर ले लिया, हमारा व्हाटएवर सा ड्रामा था सबके नजर में, जिसको आपने बिल्कुल समझा कि चलो ठीक है रन ऑफ द मिल है, जो भी ऐसा ही है, तो बड़ा मुझे रियल लगे। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आसपास वाज अ हिट। और वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत से नहीं सही चल रहे, तो वो इसमें वही नाम ले जा रहे हैं। अगर शायद कोई डिफरेंट किसी को लेंगे तो मे बी लाइक वो भी आउट परफॉर्म कर लें, क्योंकि रैंडम प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। जिन एक्टर्स को आप अपनी मोनोपोली में नहीं आने दे रहे, दे आर गेटिंग बेटर नंबर्स देन यू, रादर देन वो सिग्नेचर वाले प्रोजेक्ट। तो हमने एंजॉय कर लिया इंटरव्यू। हां मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़े फिर आगे आईना आसिफ का आया एक इंटरव्यू जहां पर उन्होंने बातें की कुछ, और बातें बड़ी खतरनाक लगी मुझे कि इंडस्ट्री कितनी टॉक्सिक है। अच्छा ये बातें मैंने पहले भी बहुत सुनी है, बट आईना एक बच्ची है, बच्ची के साथ होगा। मैंने ये नहीं सुना था। आईना वही बातें बताती जो बहुत सी अदाकारी वाले बता चुकी हैं कि जब ये कैमरा शूट कर रहे होते हैं तो अगला बंदा सामने हंस रहा होता है। मैं अपना सीन कर रही हूँ, मेरे लिए बड़ा जरूरी सीन है, वो हंसी मजाक शुरू कर देंगे, जान के चला जाएगा, उठ के चले जाएंगे, क्यों खराब करेगा, सब कुछ करेगा, या वो मेरे क्लोज में बातें कर रहे होंगे। तो वो अभी इतनी बच्ची के साथ भी सब चीजें हो रही है। अच्छा आईना को मैं एक बात पे करना चाहूंगा सेलिब्रेट, शी इज सो वेल स्पोकन। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं कहती हूँ कि अब जाने दो, कितना किसी को रोक लेंगे। इतनी अब लफ्जों की अदायगी, उनके थॉट्स, शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो स्मार्ट, फ्यूचर ब्राइट है हमारा। अच्छा लगा मुझे। शी इज वेरी हम्बल है। कोई ये भी नहीं था कि वो बातों बातों में कुछ करें कि मुझे मेरे पास बहुत नॉलेज है, वो है। उनकी हर बात में था कि कोई बड़ा भी अगर उनसे सुने वो कहेगा हाँ मैंने सीखा है कुछ इस बच्ची से, तो मुझे अच्छी लगी उनकी बात। अच्छा अलीज़े शाह ने बड़ा खुशी का इजहार किया इस इंटरव्यू पे। अलीज़े भी यही बातें करती आई हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है बातें करने का, उनका भी यही बातें थी। अलीज़े का तरीका बहुत ही डंडे मारने वाला होता है मुंह में। अलीज़े का भी एक वैसे इशू चल रहा है, करना जिक्र अब जितना मुझे पता है यासिन नवाज ने एक पॉजिटिव वे में कहा था कि शी इज अ टॉप एक्टर, मैं इनको कभी कास्ट करना चाहूँ, उनसे सवाल पूछा गया था, उस पर भी अलीज़े ने कहा मैं जूती करती है इनके साथ काम। और फिर अलीज़े ने जब कभी रमजान में माफ़ कर चुकी थी सबको वो, फिर उन्होंने लंबा चिट्ठा लिखा, कुछ लोग आते हैं वो स्क्रिप्ट के बहाने कुछ करना चाहते हैं बाप की उम्र के, वो एक पुराना किस्सा चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है और अभी तक वो फिर उसी पे ही अटकी हुई है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईद उल फितर के मौके पर आने वाली फिल्मों के बारे में। जी हाँ, फिल्में आई थी 3,
आग लगे बस्ती में बुल्ला और दिल्ली गेट। थोड़ी बात करते हैं इनके बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो भाई आग लगे बस्ती में 50 करोड़ का नंबर टच कर चुकी। जी हाँ, ये वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, विच इज द बिग नंबर। तो तालियां। बात की जाए बुल्ला की तो बुल्ला भी 18 करोड़ को टच कर चुकी है। अगेन गुड नंबर। और मुझे खुशी भी ईद फिल्में जो आई, अच्छी परफॉर्म किया, लोगों ने फिल्मों को देखा और सिनेमास में गए और अच्छे पैसे कमाए। दिल्ली गेट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा पैसे ना कमा सके, उसके शोज भी बहुत कम थे, कोई नंबर सामने नहीं है, बट बहुत वो छोटा नंबर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ वो शोज भी बहुत कम थे और इतने ज्यादा उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, आगे अब मैं ईद उल अज़हा की भी बात मैं करना चाहता हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर 4 फिल्में आ रही हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी कि छोटी ईद पे आए शान और फहद मुस्तफा, बड़ी ईद पर भी आ रहे हैं शान और फहद मुस्तफा, और साथ भाई फरहान सईद और बिलाल अशरफ भी आ रहे हैं। तो 4 फिल्में आ रही बड़ी ईद पे। ये अभी खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्में अपनी रिलीज डेट्स लेकर आ रही हैं। लवली सौ पहले अपने आप को अनाउंस कर चुकी है भाई बड़ी ईद के लिए फरहान सईद और मामिया। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मामिया के आउटफिट्स वगैरह में फिल्मी तड़का वो देंगी। खान तुम्हारा भी बिलाल अशरफ माया अली वो भी अपनी डेट अनाउंस कर चुकी है। उनकी फहद मुस्तफा और महविश हयात की फिल्म वो भी बन रही है, वो भी आने वाली है, ज़ॉम्बी वाली। क्योंकि मैं पहले मैंने लड़कों को सेलिब्रेट किया, इसलिए मैं लड़कियों को सेलिब्रेट कर। And last but absolutely not the least, Psycho, starring शान शाहिद, मीरा जी एंड सोनिया हुसैन। सोनिया मुझे मजे की लगी उसकी स्टोरी वगैरह ना। तो ये आएंगी ईद उल अज़हा पे, जब इनके बाद में और टीजर्स वगैरह आएंगे तो बात करेंगे। आगे बढ़े फिर मान आगे बढ़ते भी हम लोग शो के एंड की तरफ बढ़े। कुछ क्लिप्स की बात करना चाहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स हम देखे सोशल मीडिया पे, इनकी हम बात करेंगे। मान पहले आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहोगी? पहले इनकी हम फिल्मों की बात कर रहे थे, प्रीमियर की बात कर लें। भाई आग लगे बस्ती में कराची प्रीमियर हुआ, वहाँ पे बहुत स्टार्स मौजूद थे, वहाँ पे सरवत गिलानी मौजूद थी। उनका एक क्लिप है जो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मान आप स्टार्ट करें। अच्छा, बेसिकली सरवत बहुत प्यारी लग रही थी इस क्लिप में, ऐसे मुस्कुराती जा रही थी। तो रिपोर्टर ने कहा मेरा वो फिल्म का प्रीमियर स्टार्ट हुआ, आई थिंक थोड़ी सी देर बाद वहाँ से निकली थी। बगैर निकलती उनका, आपने मूवी क्यों नहीं देखी सरवत? वो एक्चुअली ना My father-in-law, he's in the hospital. मैं बस in the ICU. यार एक्चुअली मेरे सिस्टर जो है ना वो ICU में। I'm just here to support my friends. तो मैं यहाँ पे अपने 2 दोस्तों को सपोर्ट करने आई हूँ। नहीं, my father-in-law is in ICU. You know, हम लोग हॉस्पिटल से अंदर बाहर इधर हो रहे हैं। हम अस्पताल से इन एंड आउट। अल्लाह पाक शिफा दे। Thank you. You know, ईद भी मतलब just had to come support my friends. हाँ, ये एक्चुअल एग्जाम्पल थी आग लगे बस्ती में सरवत अपनी मस्ती में। आप चलो ठीक है, आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करना, इतनी सेक्सी साड़ी ना पहनती हूँ मैं पूछती सरवत आप असल में यू नो माय फादर इज इन आईसीयू, हमें यहाँ पे आना था। एक सीरियस शक्ल होनी चाहिए थी और एक कपड़े मुंह में इतने प्यारे नहीं होने चाहिए थे। प्रीमियर पे आप कुछ सपोर्ट करने आई थी आप नॉर्मल से। कराची में प्रीमियर्स होते रहते हैं, आप कुछ भी पहन के आ जाती। कराची वैसे भी इतनी वाइब होती नहीं प्रीमियर्स की, तो आप कुछ भी पहन के आ जाती। मुझे थोड़ा पता नहीं, हाँ खैर मुझे लगा क्योंकि इनका शायद मुझे लग रहा है हुमायूं सईद के साथ थोड़ा कुछ चल रहा है ना, वो जवानी फिरनियानी में नहीं लेते, वो नहीं करते। तो दिखाया कि मैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने और सेक्सी साड़ी पहन के यही लुक्स मैं तुम्हारे प्रीमियर पे भी फेंक सकती थी, बट अब तुमने हालात खराब कर दिए हैं। तो ये एक क्लिप था। अगला कौन सा क्लिप है? अगला हम चलो ठीक है, आप बता दें। मैंने कहा अगर हम बात करते सेक्सी लुक्स की और प्यारे लगने की तो आयजा खान। तो आयजा खान का भी पुराना क्लिप रीसर्फेस और जहाँ पे आयजा खान बात करी स्लीवलेस कपड़ों के बारे में। ईमान क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा मैंने कभी खुद भी नहीं पहने, नॉट की इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से आने के पहले ही मैंने इस फील्ड में आने से पहले भी नहीं पहना। ये नहीं कि इधर आके मैं पहनने लग गई या नहीं, और मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होती, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं था, मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद। तो मैं हमेशा कभी भी कोई ब्रांड भी होता है उनको कहती हूँ बल्कि बात थोड़ा और करते हैं, ये करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा नीचे, थोड़ा तो अब लोग वो क्लिप काट के लगा रहे हैं। अभी आजकल आयजा की स्लीवलेस अवतार जो ईदे पहना, जिसमें आयजा से प्यारी बहुत ज्यादा लग रही है। बट ये होता है कि इस तरह के जब आप स्टेटमेंट्स पास करते हैं ना, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ एक्ट्रेस को आपके माइंड में है, जैसे सारा खान है वो नहीं पहनती है, एमन का है वो नहीं पहनती है, तो फिर वो ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट जो आप पास करते हैं ना, वही ना जितना आप हो सके ना आप इस तरह की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट से दूर रहा करें। आप न्यूट्रल हैं ताकि कोई आपको क्वेश्चन ना कर सके। ये भी अगर इस तरह नॉर्मल, बट इन्होंने वैसे इतना ज्यादा स्लीवलेस वालों को बुरा नहीं करना। उनका मेरी फैमिली में भी लोग स्लीवलेस पहनते हैं, मेरी अपनी फैमिली के हैं, सब पहनते हैं, स्लीवलेस ही पहनते हैं। बट थोड़ा सा वो आता है ना, दानिश को पसंद नहीं है। अच्छा मेरे मियां को ही नहीं पसंद तो बात करते हैं। हां दानिश को वो दानिश को पसंद आ गया हो सकता है वैसे, या शायद। अच्छा ईमान जो सही बात है एलिफेंट शायद जो इस तरह के दानिश स्टेटमेंट्स पास करते हैं। फिलहाल आयजा ने कहा मैं थोड़ा अपने खुद ही मैं लुक्स वगैरह पे करूँ ताकि जो मॉडल्स वगैरह के साथ कभी शूट्स वगैरह कर रहे होते हैं लोग फिर बातें बनाते हैं ताकि आयजा ही वो, और आयजा बहुत प्यारी लग रही है। आयजा लुक्स सो प्रिटी माशाल्लाह 100 आउट ऑफ 10। आगे बढ़ते हैं। 100 आउट ऑफ 10 हाँ सही है। हाँ सही दिया। एक और इंसान जो 100 आउट ऑफ 10 लग रहे हैं कि 10 आउट ऑफ 100, ये तो आप बताएंगे। बात करें फैसल रहमान के बारे में और उनके तड़कते भड़कते डांस नंबर जो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे।
बहुत सा कंटेंट आ रहा है। और ईमान ने देखा उनका इंटरव्यू और ईमान को हो गया प्यार। अच्छा, पहले फैशन ईमान की जो वीडियोस आ रही थी ना, तो मैं भी कह रही थी क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तो चलो शर्ट उतार के करते हैं, फिर जब शर्ट भी पहनते तो गंदा सा ब्लाउज बना के ना छोटी सी ऐसे पेट निकला होता है, उस ब्लाउज के पता नहीं तुक्के आए वो, जैसे पता नहीं बचपन में लाइक बनाते होते थे और बहुत फनी से लग। डांस उनका बहुत अच्छा होता है, अगर ये शर्ट पहन के करें मैं अप्रिशिएट करूं, बट वो शर्ट के बगैर करे तो मुझे भी होता था कि और लोग प्रॉपर इस चीज को बड़ा सीरियस लेते कि ही नीड्स हेल्प, इनको कोई दोस्त आ गया कुछ बोल रहे, बट वो मस्ती करे में। कई लोग कहते हैं कि जी फैसल रहमान साहब पागल हो गए। उनका पूरा इंटरव्यू देखा वासी चौधरी वाला, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई मुझे, उन्होंने माना इस चीज को, भाई मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन एंड अटेंशन अगर मुझे नहीं मिलेगी ये मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मुझे भी अपना काम चाहिए। तो इस तरह इन्हें भी देखा जाए, उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह भी मिल रहे हैं सब कुछ, और उनकी बातें बहुत लाइक, उन्होंने सारे क्वेश्चंस के भी आंसर्स बड़े स्मार्टली दिए, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल करे मैं उनको मिलूं, उनको देखिए कि आपको लाइवलीपन, आपको दिल करे कि इंसान को खुश रहना चाहिए, कह रहे हैं सोसाइटी के अपने रूल्स हैं कि 40 की एज में ये नहीं करना, 50 की एज में नहीं करना। कहाँ है ये बुक भाई? कौन सी किताब में लिखा हुआ है व्हाट यू शुड बी डूइंग व्हेन यू टर्न 50 60? मुझे भी दे दो ये बुक, मैं तो भी एंजॉय करूं। और लोग साड़े हैं मेरे से जो बड़ी बड़ी उम्र के हैं, जो नहीं डांस कर सकते, वो सारे बूढ़े लोग हैं, वो कहते अच्छा ए हुनते के रेंजी कर रहे हैं, बस अभी शर्ट पहन ले बाकी बहुत मजे किए। बात करें मस्तियां और खुश रहने की, तो बात करें बुशरा अंसारी जी की, उनका भी एक क्लिप देखा मैंने, इतना एंजॉय किया। वो बात करी थी अपने पहले हस्बैंड के इन-लॉज के बारे में, फर्स्ट ईद विद हर फर्स्ट इन-लॉज, अपने एक्स हस्बैंड के शादी के बाद जो पहली ईद थी अपने इन-लॉज के साथ, उनकी वो बात करी थी वो, तो उन्हें इतने मजाकिया अंदाज में बयान किया, उन्होंने कहा बहुत ही जरा ड्राई लोग थे, एक खुशकी का मारा हुआ अच्छा खानदान था, बोर बुरे नहीं। हम लोग नहीं कहते थे साइंस की गलत इजाद, ये है डेफिनेशन। और उन्होंने हंस के बोला किसी ने मुंह नहीं लाया, किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, कोई ऐसा मजाक नहीं था उन लोगों के घरों में। उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लोग बुरे थे, उन्होंने कहा बोरिंग लोग भी होते तो अच्छे इंसान ही है। लोग बोर होते हैं कि बुरे थोड़ी होते हैं, बोर थे, बट वो बहुत खुश थे। वो अगर 25 साल बाद अपने बहन भाई को भी मिलते थे ना, बड़े दूर दूर से 25 साल बाद भी अगर बहन भाई मिलते थे ना, अस्सलाम वालेकुम हाथ मिला के, उखड़े उखड़े से, जो प्रॉपर लोग नहीं होते हैं, तो उस तरह के थे। तो कहती मैं तो कभी जोक भी ना क्रैक कर सकी, मैं मरना था मैं जोक क्रैक करके। जोक मेरी जरूरत थी, इतने बोर लोगों से मैं जोक करती। बड़े अच्छे लोग थे, बुरे नहीं थे, बस बोर लोग थे, खुश लोग थे। नहीं, बोर लोग बुरे थोड़ी होते हैं, खुश लोग। और नादिया अफगान साथ हंस के लोट पोट हो रही थी, बहुत एंजॉय किया मैंने। अब वही कहती, वो अपने आप को ना खुश रहने की भी इजाजत नहीं देते थे। वहाँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग थे, वो मसले मसाइल एक दूसरे के साथ। मैंने नानी को एक दफा कह दी कि मूवी लगा दो, मैं बाहर जा रही हूँ, कि अपना दिल बहला लेंगी, तो नानी ने कहा नो आई डोंट वॉच मूवीज, या पता नहीं मूवीज जो मुझे वाइब उस तरह से आ रही, साइंस की जरूरत हमारे माइंड में इस तरह की होती है। तो उन्होंने कहा मैंने मूवी भी नहीं देखनी। तो बुशरा अंसारी ने कहा कि वो इस तरह के लोग थे कि वो बस अपने आप के ऊपर स्ट्रिक्ट होते रहते थे, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उनका ये सारा। आगे फिर इसी नोट पे शो होता है खत्म, बट नॉट रियली। बात करेंगे द 50 की। अच्छा, लास्ट वीक में कुछ कमेंट्स देख तो लोगों ने दुख का इजहार किया, वो 50 की बात सुनना चाहते थे। 50 की लास्ट वीक हमारा कहीं नहीं कि ईद स्पेशल था, हमने ईद फिल्म की बात की, तो वो बात ना हो सकी, बट आज हम थोड़ी बात करेंगे द 50 के बारे में। ऑनेस्टली द 50 के आखिरी जो कुछ एपिसोड थे ना, उन्होंने पानी फेर दिया पूरे शो के ऊपर। शो स्टार्ट हुआ एक ठंडे नोट पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने हीट पकड़ी, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, प्लानिंग प्लॉटिंग ये वो, मजा आता कि मैं एक एक एपिसोड का वेट कर रहा था। वो तो ईमान ने मनहूसियत का मुजाहरा किया, और 2 हफ्ते पहले मुझे स्पॉइलर दे दे कौन सा दी चुका था। मेरा मजा थोड़ा किरकिर हो गया, मैंने फिर भी देखा, मैंने फिर भी देखा और एंजॉय किया। एग्जैक्टली लायन गेम निकाल दी थी, मुझे पता चल गया था ना कौन सी थी, बस मैं वो वाली देखती थी, एलिमिनेशन वाली। अगले सीजन में जब लायन स्टूपिड गेम्स आएंगे ना, लायन क्रेजी गेम, एक तो डे 1 से सबको पता था कि एंड 50 लाख पूरा हो जाना है। तो आप लायन क्रेजी गेम के बजाय वो वाली चीज थी ना, जो किसी को फायदा दिया है, किसी को एडवांटेज, वो कुछ डाल दे। ऐसा करें आप एक बंदे को बचा सकते हैं, कुछ इस तरह का एलिमेंट डाल के, ताकि कुछ उसमें मजा आए। खैर पिछले जो 4-5 एपिसोड्स में सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी प्रिंस को, जिसने गेम ही छोड़ दी। प्रिंस के ऊपर बहुत से इल्जाम लग रहे थे। प्रिंस ने कहा था कि भाई मैं आया था बस एक शो को मस्ती वाइब में, मैंने खुद ही अपनी मर्जी से कर लिया। उन्होंने पहले भी अपनी पूरी टीम को ये कहा था कि भाई मैं तुम लोग को जिताना चाहता हूँ, तो जो उनकी किस्मत में था उन्होंने आगे भेज दिया। पहले 4-5 एपिसोड की बात करना चाहूंगा। सो बेसिकली जब हुआ ना वो जो टास्क हुआ 3 लोगों वाला, जहाँ पे रजत ने, फैजू ने और शिव ने किया, वहां तक गेम मजार था। मैं कहा इतने पूरा जमघट्टा है, कैसे निकलेगा 2 दिनों में? फिर 2 एपिसोड है, क्या होगा? मैंने कहा शायद 1-on-1 मुकाबले होंगे, निकल जाएंगे, क्या होगा? उसके बाद जो टास्क के बाद 3 लोग ऊपर गए और 6 ऑलरेडी आई थॉट दैट वाज एक्सट्रीमली अनफेयर। इतना अनफेयर का अंत था वो। ये चीज आप स्टार्टिंग में रहते ना,
तब भी उसे मैं बर्दाश्त ना करता। ऐसा कि एंड पे आपने सब कुछ एट स्टेक होता है, उसमें आपने एम ही निकाल दिया। वैसे मुझे मजा बड़ा आया निकलेगा लोगों को, सारे लोग मेरे वो निकले चूंकि मैंने काम चाहता था। शिवित निकल गया, अरुषि निकल गई, बड़ी नेगेटिव हो रहा था वो, निकले वो। और जो बाद में रजत, अच्छा वहां पे रजत ने मुझे इतनी चिढ़ चढ़ी, फैज़ू ने इतनी जज्बाती स्पीचेस दी एंड पे कहता मैं उसे बता रहा था। तुम मानती बात को? नहीं, फैज़ू कह रहा था मेरे साथ जिन निकाले मैं उनको करना चाहता हूं। फैज़ू की इतनी दुखी स्पीच थी कि मेरे भाई आए, दिखना चाह रहे थे हम इकट्ठे, उन्होंने निकाल दिया तो मेरे बात दिल में है। फैज़ू बहुत ही ऑनेस्ट, सच्चा और साफ लड़का है, एंड आई वाज होपिंग वो जीत जाए। ऑब्वियसली वो पता नहीं कौन जीत गया, थैंक्स टू ईमान, बट थैंक्स टू यू गाइस। उसके बाद लोग निकल गए तो वो बड़ा एंजॉय किया। वहां पे प्रिंस ने जो एक आग निकले थे प्रिंस के, वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो वाला एपिसोड। उसके बाद अगले एपिसोड आई जहां पे उन्होंने कहा फिर कि भाई अब आपको टॉप 4 मिलेंगे। वो जो गेम आई थी जहां पे, अच्छा वो गेम बड़ी अजीब सी थी और पता नहीं मुझे, आई हैव माय रिजर्वेशंस, आई थॉट कि वो प्लान था कि उसको टॉप 4 मिलना है क्योंकि वो सारे स्ट्रॉन्ग लड़के किसी जीत गए। वो गेम तो किस्मत की थी ना, कि नंबर था, किसने पहले पकड़ लिया, वही लोग जीत गए। हाँ, अजीब से थे, ठीक है, वो जीत गए। उसके बाद लेकिन जो मेन मेरा है ना, सबसे बड़ा जो मेरा इख्तिलाफ हुआ है फिनाले के साथ। सबसे पहले बड़ा गेम को मारो साइड हैंड को। आपने पूरे शो में जो आपकी स्टूपिड लाइन की गेम होती थी, आप कहते सब अंदर बैठो ताकि उनको डिस्टर्ब भी करना, अंदर बैठ के देखे। जो मेन फिनाले की गेम थी वो आपने सबके सामने की और सब हेल्प करते थे और सब हेल्प करने लगे। ये बहुत गलत बात थी एंड आई स्टिल फील कि फैज़ू का ज्यादा तेज था क्योंकि इस तरह की गेम बिग बॉस से करता होता है टाइम वाली, वो उसे बिग बॉस के अपने हाथ में होता है कौन जीतेगा, सिर्फ इनके अपने हाथ में किसको जिताना है। आई फेल्ट फैज़ू ज्यादा तेज था। मैं आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, फैज़ू भी बोरिंग थी गेम से थोड़ी बहुत ही बकवास थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस गेम में। पता भी था किसने जीतना। अर्चना कृष्णा में जो वार करी थी ना, हालांकि आई अंडरस्टूड कि कृष्णा चिड़की थी पर उसके बाद सही थे। कृष्णा कर क्या रही थी? कृष्णा लॉक नहीं खुलता कृष्णा से, यानी बहुत ही पता नहीं पैम्पर्ड का भी कौन सी अंबानी की बेटी थी जिसने जिंदगी में लॉक नहीं खोला, लॉक खोल ही नहीं पाई। वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है क्या। अच्छा वहां पे जब टॉप 5 चुने थे ना, ऑब्वियसली क्योंकि हम सारी मोटी मोटी बात कर रहे हैं तो वो मुझे मोमेंट याद आ गया जब वहां पे शिव, फैज़ू, रजत और काका थे कि आपने एक 5 बंदा चुनना है। वहां पे को रजत तेरी मैथ कहाँ गई, तेरी मैथ कहाँ गई, तुम दोनों ने रचना चुनी, बेस्ट थी, अड़े देते। कृष्णा सिलेक्ट क्यों किया? बट देन मुझे पता चला कृष्णा को उन्होंने भेजा है प्रोडक्शन ने। अच्छा हाँ होगा कहीं ना कहीं बड़ा नाम, टाइगर श्रॉफ की बहन है, जैकी श्रॉफ की बेटी आएगी तो 50 में सारे 50 लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा ना बनते इतना एंड तक रही है। 50 का जो भी है इस सीजन 1 एंजॉय किया मैंने एंड आई वुड वांट कि सीजन 2 भी आए। बिग बॉस अब मुझे पता नहीं कैसे रियलिटी शोज देखना तो द सोसाइटी भी आता होता है। मैं खैर इस दफा नहीं देख पाई, लास्ट टाइम मैंने देखा था उसमें बड़े आईब्रोज उड़ा देते हैं, बहुत अजीब खतरनाक। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ आप लोगों ने हमें खून लगा दिया मुंह को, अब बिग बॉस हम कैसे देख पाएंगे कि उसमें सिर्फ घंटे के एपिसोड में बातें होनी है, इसमें इतनी गेमों की आदत बढ़ चुकी है, गेम में उसमें क्या होगा, उसमें गेम होती नहीं। बट पता नहीं मैं भी जुड़ जाती हूँ, मैंने इस तरह का बिग बॉस बहुत एंजॉय किया था, तो लेट्स सी। बड़े नाम लेकर आए। हाँ नाम अच्छे होने चाहिए। सलमान खान आई लव यू, बट सलमान खान को एज होस्ट ना लेकर आए और वही पैसे इन्वेस्ट करके ना बड़े नाम लेकर आए। फराह खान होस्ट में आते, पैसे कम हो जाएंगे और वही आप एक्ट्रेस बड़े ले आए, बड़े नाम लेकर आए ना। खैर इसी नोट पर शो होता है हमारा खत्म। उम्मीद करते हैं आपने हमारे पैक्ड एपिसोड को एंजॉय किया होगा। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।